नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हमारा ये बड़ा खास शो, अब की बार किसकी सरकार। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चित्रकूट में हैं। चित्रकूट के प्रसिद्ध रघुवीर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के दर्शन किए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अगले 3 महीने तक देश में भक्ति की गंगा बहेगी, इसमें कोई शक नहीं। हिंदू धर्म और सनातन की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम होंगे और इसी बीच में इन 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। धर्म बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन क्या सिर्फ धर्म के आधार पर कोई चुनाव जीता जा सकता है, यह सवाल है। सियासत की समझ रखने वाले कहते हैं कि विधानसभा चुनावों में जाति अक्सर धर्म पर हावी पड़ती है। तो क्या कहता है जातियों का यह समीकरण? क्या नरेंद्र मोदी और मोदी की पार्टी सिर्फ धर्म वाला समीकरण साध कर चल रही है या जातियों के समीकरण में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है? जाति गणना की डिमांड ने कांग्रेस को आखिर कितना फायदा पहुंचाया, अगर पहुंचाया? इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है, क्या इस सब का असर भी चुनाव पर पड़ेगा? मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण क्या इससे होता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है, या पोलराइजेशन के अगेंस्ट काउंटर पोलराइजेशन की भी कहीं कोई गुंजाइश दिख रही है? ये सारी हम बात करेंगे और इन चुनावी राज्यों की जातियों का पूरा गुणागणित आपको दिखाएंगे। ये भी याद रखिए कि अब इन सभी चुनावी राज्यों में टिकट भी बढ़ चुके हैं, तो इसलिए चुनाव की सारी तैयारी हर पार्टी की तरफ से पूरी हो चुकी है। वोटर जानता है कि वो किसको वोट कर रहा है, क्यों वोट कर रहा है। सवाल यह है कि क्या हम उसे डिकोड कर पाते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजों से पहले। मेहमानों से आपको मिलवा दें, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। सज्जन कुमार स्टूडियो में हमारे साथ हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। सज्जन आपका बहुत स्वागत है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन जी हमारे मेहमान हैं। राहुल जी स्वागत है आपका भी। और भावेश झा चुनाव विश्लेषक हैं सीएनएक्स के, जिन्होंने सर्वे हमारे लिए किया था, उसका डेटा भी लगातार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भावेश आपका भी बहुत स्वागत है। तो पहले इस डेटा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल आपने देखा था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों की जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक ये ओपिनियन पोल उनके बारे में क्या कहता है वो आपकी स्क्रीन पर लगातार आता रहेगा। हम शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बाद। आज हम जातियों का जो पोल एक किस्म का आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगड़ी जातियां हो, सो कॉल्ड अगड़ी जातियां या पिछड़ी जातियां, ओबीसी, एसटी, एससी, ये सभी वर्ग आखिर कहां किसके साथ कैसे जाते हुए दिखाई देते हैं, और वो जो हमने ऊपर आपको ये डेटा दे रखा है ये उसके साथ मेल खाता है या नहीं खाता है। आज हम इस सब की हम विवेचना करेंगे। शुरुआत मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति भील जाति से आइए करते हैं। भील वैसे तो 100 से अधिक अनुसूचित जनजातियों में से एक जनजाति है मध्य प्रदेश की, लेकिन खास तौर पर मध्य प्रदेश में जब भील की बात करते हैं तो इनकी तादाद इन अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा है और प्रदेश की कुल आबादी में भी भील का हिस्सा तकरीबन 10% का है। और ये जो 230 सीटें आप देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल हैं, इसमें से 47 सीटें अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं और इन पर हम 2018 में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। लगभग 30-31 सीटें इन 47 में से कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 16 के करीब भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो इसीलिए जब हम इस एक जनजाति की बात करते हैं भील, जिसकी तादाद 10% है आबादी में, तो उसका आंकड़ा जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला डेटा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव का। भील जाति, इसमें आप देखेंगे कि 35% वोट भील जाति का बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आधे से ज्यादा 54% वोट भील समुदाय का वो कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 11% अन्य के पास। तो ये अपने आप में एक इशारा करने के लिए काफी है कि आज भी जो ट्राइबल सीट हैं, रिजर्व सीट हैं मध्य प्रदेश की, उस पर किसका दबदबा जो है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अभी इस वर्ग के अंदर और मेहनत करने की कोशिश है और ये वोट आखिर कितना और टूटकर कांग्रेस से भाजपा की तरफ आ सकता है या इसकी गुंजाइश है, क्योंकि चुनाव में अभी कुछ वक्त है। तो इस पर सबसे पहला रिएक्शन हम भावेश का ही जानना चाहते हैं। देखिए, शुरुआत हमने भावेश उस सेगमेंट से की है जो मध्य प्रदेश में बड़ा हावी है और उसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक क्लियर एज भी है।
बिल्कुल, देखिए आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो राजनीति आप देखेंगे, पहले जो कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो राजपूतों के इर्द गिर्द रही है। राजपूत के जो सबसे बड़े नेता हुए दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह, वो वहाँ के सीएम थे। पहले जो कांग्रेस की थी वो राजपूतों को लेकर बहुत गेम खेलती थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कांग्रेस का एक मजबूत दबदबा होता गया दलित में, आदिवासी में, और उसका इस प्रेजेंट विधानसभा चुनाव में भी देखने पड़ता है। जब अगस्त के महीने में उन्होंने इसी जाति से आने वाले कांतिलाल भूरिया को एक प्रमुख अच्छा रोल दिया था। तो बीजेपी यहाँ पे चूक ये गई है, एक तो कांग्रेस वहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस की थी, और इस विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे कांग्रेस ने एक अच्छा किया, उसको बीजेपी को एंटी आदिवासी करके प्रमोट करना शुरू किया है। खासकर वहाँ से जब आपने देखा होगा जो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इन्वाइट नहीं किया गया था, तो वहाँ से उसका असर वहाँ कुछ न कुछ दिखता जा रहा है। हालांकि आप यदि देखेंगे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, तो आदिवासी दबदबा वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी ने कुछ हद तक रिकवर करने की कोशिश की थी। तो इसीलिए आप देखेंगे बीजेपी का लगभग 35% वोट जो दिख रहा है वो उसी का नतीजा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी यहाँ पे एज के साथ है, और ये मेरे ख्याल से जो भी जिस रीजन में पर्टिकुलर ये आदिवासी वोट और खासकर भील आती है, वहाँ पे आप देखेंगे जब हमने रीजन वाइज डेटा देखा था तो वहाँ पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा है, अच्छा दिखाई दे रहा था। देखिए, वैसे तो कोई भी पार्टी हो वो अपने सारे गुणांकनित करके रखती है। चुनाव में जाते हुए जो टिकट भी बांटे जाते हैं उसमें बहुत देखा जाता है कि कौन सी जाति का है, कौन से वर्ग का है, इसके सामने कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, पिछले चुनाव का इतिहास क्या बताया जा रहा है, या उस असेंबली सेगमेंट में किस वर्ग का कितना बोलबाला है। तो जाति का फैक्टर हर पार्टी अपने साथ लेकर के चलती है। लेकिन जब बात आती है कि नैरेटिव किसको क्या सूट करता है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जाति का नैरेटिव इतना सूट नहीं करता। वो उसके लिए बेहतर होता है कि ब्रॉडर इश्यूज पर चुनाव हो, लार्जर इश्यूज पर चुनाव हो। अगर स्टेट पे राज्य का भी चुनाव है तो उसमें भी अगर उनकी सरकार है तो सरकार के इर्द गिर्द या चेहरे पर चुनाव हो जाए। आज मोदी जी जैसा चेहरा है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के नाम पर कितना वोट आ सकता है। लेकिन इस जाति के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत ज्यादा उसको फंसना नहीं है। तो इसलिए इस चुनाव में खास तौर पर, क्योंकि अदर साइड का जो नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पूरा जाति का नैरेटिव है, जाति जनगणना का, ओबीसी का नैरेटिव है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस चक्कर से बच पा रही है या नहीं, इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री का भी हमने आपके सामने जिक्र किया, आज चित्रकूट में है वो। अभी उनको न्योता मिला राम मंदिर अयोध्या में, वो जाएंगे 22 जनवरी को। उसका बड़ा शोर चल रहा है। अब श्री राम का नारा सिर्फ यूपी में नहीं लेकिन पूरे देश में चलता है, तो एमपी में भी चलता है। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम ने सबसे ज्यादा समय बिताया था तो चित्रकूट और पंचवटी में बिताया था, और नरेंद्र मोदी चित्रकूट गए और वहां उन्होंने भगवान राम को याद किया। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाते हैं। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। इस अमृतकाल में देश विकास और अपनी विरासत को साथ लेकर चल रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री अभी भी बात कर रहे हैं भगवान राम की विरासत की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं विकास की बात हो, विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये जाति वाला मामला जो है बहुत ज्यादा भाजपा जो है इसको डिटेल में इसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन इससे बच पा रही है क्या इन चुनाव में? देखिए, मेरे ख्याल से जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अभी विधानसभा के, उनमें ये जाति वाला मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहेगा, या लोकसभा के अनुपात में कम प्रभावी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कास्ट एक फैक्टर है, डेफिनेटली है, लेकिन ये जातीय जनगणना और ये सब जो मुद्दे हाल में खड़े हुए हैं वो अभी उस तरह की गर्मी में नहीं आए, और यहाँ की जातिगत राजनीति उससे पहले भी काफ़ी इस्टेब्लिश सी थी। इसमें कोई नया बहुत भारी फेरबदल नहीं होगा। अब देखिए, जहाँ तक बात, अब जैसे अभी कह रहे थे भावेश की राजपूतों की इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घूमी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पिछले 3 दशक से पहले जाए तो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द भी थी। श्यामचरण शुक्ल थे बड़े नेता, विद्याचरण शुक्ल बड़े नेता थे, केंद्र में अर्जुन सिंह के प्रतिद्वंदी। उससे पहले एक सेठी साहब थे, मेरे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक नेता आते थे वहाँ से। तो कांग्रेस का पहले जैसे शिव जी की बारात थी, या सारे
मतलब जो नदी तालाब थे वो जाके उस सागर में मिल जाते थे, क्योंकि पहले बड़ी पार्टी ये होती थी। फिर बीजेपी ब्राह्मण बनियों की पार्टी की तरह देखी गई, लेकिन अब मोदी जी ने उसको बहुत हद तक न्यूट्रलाइज किया उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग को टिकट दिए गए। लेकिन बीजेपी की जो मुझे सबसे बड़ी एक समस्या नजर आती है विधानसभा चुनावों के संदर्भ में, वो ये है कि कांग्रेस का चूंकि आला कमान कमजोर है, तो क्षेत्रीय छत्र काफी मजबूत है और उस हिसाब से जातिगत नेता वगैरह मजबूत हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी का आला कमान किसी समय के इंदिरा गांधी के आला कमान जैसा है, तो बाकी सब गौन हो गए क्षेत्रीय नेता वगैरह, तो उनका जो लाभ भी मिल सकता था, क्योंकि किसी का कद ही उस तरह से नहीं बढ़ाया जाता है उस अनुपात में, तो वो एक जो केंद्रीयकरण हुआ है बीजेपी नेतृत्व का, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में और इस जातीय राजनीति के मुद्दे पे शायद कुछ झेलना पड़ता है। लोकसभा में उसकी समस्या नहीं रहती, क्योंकि लोकसभा में एक सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट, तो ये एक पेच है मेरी समझ में। नहीं, अब देखिए इसीलिए बीजेपी का प्रयास देखिए क्या है। अब ये राम मंदिर का तो मुद्दा अभी आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री को न्योता मिला तो अब एक बड़ा इशू वो बन गया। प्रधानमंत्री भी उसको जहां मुमकिन है उस इशू को छूते जाते हैं, बताते जाते हैं। वरना इससे पहले देखिए ये अभी हमास का आतंकी हमला इजराइल पर हुआ, गाजा में युद्ध चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन और गाजा और इजराइल का। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान जैसे राज्य में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया। हम राजस्थान की बात अलग से भी करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में आप उसका वैसा कोई आरोप लगा नहीं सकते। आपकी अपनी सरकार है, तो सीधे आप क्या कह करके आप उस मुद्दे पर जो है राजनीति को ले जाएं, चुनाव को ले जाएं। तो ये बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की इल्जाम लगाया राहुल जी कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये हमास की समर्थक है। कांग्रेस पार्टी आतंक करने वाले एक संगठन का बचाव करती है, उसकी पैरोकार है। तो मुद्दा चाहे कितना दूर का भी चुनाव हो, लेकिन चुनाव में उसको लाया गया। देखिए, दो तीन बातें मैं इसमें कहूँगा। एक तो ये है कि जो राजनीति है राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण राजपूत इससे हटके ओबीसी की तरफ जा रही है। राजनीति में ओबीसी का जो सारा प्रभुत्व है वो बढ़ रहा है, और राजनीतिक पार्टियों का अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें आप, तो भी उसी तरह से हो रहे हैं कि पिछड़ी जातियों में को ज़्यादा टिकट दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा, अब ये जातिगत राजनीति जो है इसका तोड़ कैसे किया जाए, क्योंकि आपने अभी भील और ट्राइबल्स की बात की। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें हम, तो जो ट्राइबल्स हैं वो लगभग 23% जो है, 24% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और उसमें अगर एससी मिला दे 40% है, उधर ओबीसी 50% है। अगर जाति की ही हम बात कर रहे हैं, तो भील की बात करें तो लगभग 46 लाख की पॉपुलेशन है ओवरऑल। अगर भारत की बात करेंगे 2 करोड़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है इनकी, और 4-5 राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद मेरे हिसाब से शायद महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन। तो अब मुश्किल ये है कि इसको अगर जातिगत राजनीति हो रही है राज्यों में, तो उसको कैसे तोड़ा जाए। तो उसका बीजेपी के पास 2 तोड़ हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी एक अपने भाषण में ये कहा कि मैं ये मानता हूँ कि गरीब जो है वो सबसे बड़ी जाति है मेरे लिए, मैं उनके लिए काम करता हूँ। अब ट्राइबल रीजन्स में एक और प्रॉब्लम है, और जैसे आपने हिंदुत्व का आपने खुद ही कहा कि हिंदुत्व को लेकर वो बात कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर बात कर रहे हैं। ट्राइबल रीजन्स में एक और दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो है वो धर्म के मुद्दे जो हैं थोड़े कम जो है, हिंदुत्व का मुद्दा जैसे कम चलते हैं। और वहाँ पर जैसे होना क्या चाहिए, ट्राइबल रीजन्स की अगर हम बात करते हैं, तो होना ये चाहिए कि वहाँ पर विकास के मुद्दे ऊपर आने चाहिए, क्योंकि ट्राइबल रीजन्स में विकास कहीं दिखता है, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिखता है, और बहुत सारे जो अंदरूनी इलाके में बिल्कुल ही नहीं दिखता है। तो ऐसे में विकास के मुद्दे होने चाहिए, पानी के मुद्दे होने चाहिए, बाकी सब मुद्दे जो हैं वो सामने आने चाहिए, लेकिन आते हैं जातिगत मुद्दे। और इसी के कारण बीजेपी वहाँ पे शायद आरएसएस के बहुत बेहतरीन काम के बावजूद वहाँ पे इनरोड्स नहीं बना पाई है। इसलिए बीजेपी का जो फोकस है वो हिंदुत्व है, बीजेपी का फोकस है कि ये चुनाव जातिगत ना हो पाए। अब 7-8% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैसे अगर हम यही बात आपने जो कहा कि भाई धर्म का कार्ड चल जाए, तो ऐसे प्रदेश में भी जैसे हम 3 राज्यों की अभी बात करेंगे, 7-8% मुस्लिम वोट मध्य प्रदेश में, 9% के करीब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो 2% है। 10% से कम वाले राज्यों में भी ध्रुवीकरण किया जा सकता है।
राहुल जी सही बिल्कुल, देखो अगर आप मुस्लिम वोट की बात करें, चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 50 लाख का लगभग मुस्लिम वोट है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में मतलब अगर पूरे प्रदेश देखें तो उतनी तरह असर नहीं डालता, लेकिन हाँ एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि जैसे इंदौर का इलाका है, भोपाल के इलाके हैं, उस साइड काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है और वो वहाँ पर असर डालते हैं। लेकिन आप बात करें ध्रुवीकरण अगर करेंगे तो अगर हिंदुत्व के नाम पे वोट हुआ तो फिर जाति जो है वो गौन हो जाएगी, फिर हिंदुत्व के नाम पे पूरा वोट आएगा और ऐसे में अगर कंसोलिडेशन होता है तो बीजेपी को फायदा रहेगा। चलिए कुछ और समूहों की बात कर लेते हैं, जातियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे थे कि इन जातियों का जो वोट है वो किधर जाता हुआ दिखाई देता है। हमने एक बड़े ट्राइबल समूह की बात की, भील की। अब कुछ ऐसी जातियां जो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, जैसा अभी संजीव जी ने कहा था ब्राह्मण बनिया पार्टी कहलाती थी भारतीय जनता पार्टी, अब वैसा रहा नहीं, लेकिन फिर भी राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ये तीन समुदाय जो हैं किधर जाते हुए दिखाई देते हैं। पहले राजपूत वोट की बात करें तो मध्य प्रदेश में अच्छा खासा राजपूत वोट है और 45 सीटों पर उनका प्रभाव भी है। तो राजपूत वोट किधर जाता हुआ दिखाई देता है, इसमें आप देखेंगे लगभग 72% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को राजपूत वोट मिलता हुआ एमपी में दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को केवल 12% वोट। तो यहां लगभग एक तरफा वोट है, एक तरफा झुकाव है बीजेपी के लिए जहां तक राजपूत वोट का सवाल है। ब्राह्मण वोट की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण वोट में आपको कैसी तस्वीर दिखाई देती है? शायद इससे भी बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए 80% जो वोट है ब्राह्मणों का वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये याद रखिए कि यही ब्राह्मण वोट बताया गया था कि 2018 में नाराज हो गया था भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण के मुद्दे पर, उस वक्त कुछ बयानबाजियों की वजह से। लेकिन अब इस बार ऐसा कोई बिखराव इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक पुष्ट ब्राह्मण वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक वैश्य समाज की बात है, बनिया समाज की बात है, उनकी अनुपात देख लीजिए तो वो 68% तक, लगभग 70% के करीब बीजेपी को, 14% के करीब अदर्स की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सज्जन, इस बार अगड़े वोट में कहीं कोई टूट दिखाई नहीं दे? नहीं, देखिए इस पर बिल्कुल नहीं है। उसका एक कारण ये भी है कि 2018 में क्या था कि शिवराज सिंह चौहान बहुत बार से मुख्यमंत्री थे और थोड़ा बहुत शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछड़ावाद, वो जो कार्ड होता है, उसको बहुत ही कुछ ज़्यादा मजबूती के साथ खेलना शुरू कर दिया था। तो एक नाराज़गी थी और उस समय याद रखिए SC/ST एक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उस पर जो पार्लियामेंट्री संशोधन किए गए थे, तो उससे एक अपर कास्ट में एक नाराजगी 2018 में थी। वो भाजपा से एज सच नाराजगी नहीं थी, वो उस समय परिस्थिति जन्य नाराजगी थी। अभी आप देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है बीजेपी का, वो वापस आ गया है। और इस कारण से इस बार नेचुरल है कि जैसे जैसे ये धारणा फैलती जाएगी कि भाई कांग्रेस की सरकार बन सकती है, बीजेपी मुश्किल में है, तो याद रखिए इस बार शिवराज सिंह चौहान, जो कि हिंदुत्व की राजनीति तो करते हैं, लेकिन थोड़ी ये भी एक धारणा है वहां पे कि इन्होंने पिछड़ेवाद और पिछड़ा वर्ग जो है उसको कुछ ज्यादा ही वो अपने कार्ड के तौर पे यूज करते हैं, जो अपर कास्ट को थोड़ा चुभता भी है। इस बार क्या हुआ है, चूंकि बीजेपी ने बहुत सारे बड़े नेताओं को अलग अलग जातियों से फील्ड कर दिया है, तो शिवराज सिंह चौहान अब एक चुभती हुई कोई फैक्टर नहीं है। इस कारण से कोई कारण नहीं है कि इस बार वो बीजेपी से नाराज हो। और एक और बात जो भील समुदाय का है, ये भी याद रखना चाहिए कि मालवा, निमार और जो महाकौशल रीजन है, उसमें भील समाज में एक बड़ा तबका वो क्रिश्चियन है उसमें, इसलिए वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सपोर्टर है। यही चीज अगर आप भिलाला कम्युनिटी में देखें, जो उपजाति है, जो हिंदू है, या आप इधर बाकी जगह देख लें छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे गोंड कम्युनिटी वगैरह में, तो आपको थोड़ी अलग दिखेगी। तो भील समाज की यह है कि एक तो क्रिश्चियन फैक्टर है, दूसरा आदिवासी पार्टी चाहे छोटो भाई बसावा की बीटीपी हो या कोई भी हो, उनका भी एक हमेशा से रहा है कि अलग राजनीति हो। तो इस बार आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान के कारण और SC/ST एक्ट वाले मसले के कारण जो 2018 में अपर कास्ट की जो नाराजगी थी, खासकर वाघेलखंड वगैरह में और बाकी कुछ राज्यों रीजन्स में, इस बार कम है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा, जो 2-3 महीने पहले लग रहा था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी में हर जाति नाराज है, फोकस जरूर ओबीसी के ऊपर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चूंकि ओबीसी कार्ड खेला है, तो इसके सटल रिएक्शन में काउंटर कंसोलिडेशन जो ट्रेडिशनल अपर कास्ट वोट है, वो इस बार बीजेपी के साथ आएगा और ये बहुत ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब ओबीसी की बात कर ही लेते हैं। चुनाव का वक्त आता है तो अपनी जाति बताने का चलन भी बढ़ जाता है। सैकड़ों साल तक जिन परिवारों ने राज किया, जो राज परिवार हैं, उनकी रियासतें रही, वो भी बता रहे हैं कि हम भी पिछड़ी जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, पिछड़ा समाज के हैं। मध्य प्रदेश में रसूख रखने वाले एक रियासत के राजा ने भी कहा कि वो तो कुर्मी है। अब कुर्मी वोटर किधर है ये भी जान लेते हैं। तो आप देखेंगे, आपके सामने डेटा आ रहा है। ओबीसी की जब हम आपको बात करेंगे तो आपको ये बटा हुआ दिखाई देगा बिल्कुल।
54% कुर्मी वोट बीजेपी को जाता हुआ दिखाई देता है, 41% कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह आप किराड़ वोट की बात कीजिए, अगला जो समूह है उसकी बात कीजिए, जिस जाति से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, किराड़ धाकड़, वो देखिए वो 84% तक बीजेपी के साथ है, 5% कांग्रेस की तरफ है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बिल्कुल एकमुश्त वोट है। इसके अलावा यादव वोट की आप बात करें अगर, ये आपको डिवाइडेड दिखाई देगा, 47% बीजेपी, 35% कांग्रेस, अन्य की तरफ 18%। और अगर बाकी अदर ओबीसी की बात करेंगे, बाकी पिछड़े वर्ग की बात करेंगे, तो 56% ये बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ 32%। तो आप अगर इसको इन चारों, हमने 4 हिस्सों में आपको दिखाया ओबीसी वोट, इसको भी अगर आप जोड़ लें तो इसमें आपको एक बड़ा क्लियर डिसाइसिव एज वोट का जो है वो बीजेपी के खेमे में जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि ओबीसी का मुद्दा जो है वो मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में कम से कम ओबीसी वोट के नाम पर अगर कहीं किसी के लिए कोई सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है प्रबल, तो वो बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं इसको संजीव जी? देखिए, एक तो आपने आखिर में जो बताया, जो कास्ट थी वो शिवराज जी वाली, उसमें से तो 84% जा रहे हैं, तो एक शिवराज के लिए भाई हमारा मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात, 2014 से लगातार ओबीसी को कल्टीवेट किया है बीजेपी ने। यूपी इलेक्शंस में जो 2014 की बड़ी सफलता थी, उसमें ओबीसी वर्ग के लोगों को बड़ी मात्रा में टिकट देने की बात थी। अब ये जातिगत राजनीति का काउंटर करने के लिए हिंदुत्व आ रहा है कि असल में तो हिंदुत्व का काउंटर करने के लिए जातिगत राजनीति का मामला विपक्ष ने उठाया है। ये तो मुर्गी पहले अंडा ही बात। तो जातिगत राजनीति तो 6 महीने से शुरू हुई है, हिंदुत्व की राजनीति तो पिछले कितने लंबे समय से चल रही है। तो उसका तोड़ कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि जातिगत राजनीति हो सकती है। अब उसका कितना लाभ उन्हें मिलेगा वो एक देखने की बात है। तो देखिए, बीजेपी एमपी में बीजेपी की जो प्रयोगशाला है आरएसएस की, जो उनका गढ़ है, वो गुजरात से भी पुराना है, इसलिए वहां पे उनकी एक पैठ है। लेकिन जहां तक ये बैकवर्ड्स की पॉलिटिक्स है, बैकवर्ड्स की पॉलिटिक्स चाहे दलित चाहे ट्राइबल्स, शुरू में आपने भील की बात की, ये कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। और ऐसा नहीं कि उसमें बड़ी संख्या क्रिश्चियंस की है, इसलिए हिंदुत्व से ज्यादा मोबिलाइजेशन अपर कास्ट में ही होता है। ये प्रॉब्लम है। हिंदुत्व के साथ लोअर कास्ट उतने और बैकवर्ड्स उतने आइडेंटिफाई नहीं करते जितने अपर कास्ट प्रभुत्व वर्ग आइडेंटिफाई करता है। इसलिए आपने देखा कि अगड़ों के अंदर जबरदस्त उसकी एक वो है कंसोलिडेशन। नहीं तो दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह की बात हुई थी, और आप देखिए राजपूतों का बल्क ऑफ वोट कांग्रेस के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपर कास्ट है, वो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ अपने आप को ज्यादा क्लोजली कहीं आइडेंटिफाइड फील करता है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। और इस तरह के जो आप समीकरण बता रहे हैं, उस तरह से तो अगर ज़्यादातर कास्ट बीजेपी के साथ है अदर देन भील्स, तो फिर कहीं ना कहीं भावेश शायद चुनावी नतीजों की तरफ भी संकेत दे रहे हैं। नहीं, देखिए समझ उनके अनुसार अब जो पिछला सर्वे हमारा था उसका डेटा चल रहा है स्क्रीन पर, उसमें एक स्लाइड मार्जिन से ही सही, लेकिन बीजेपी अलग आगे दिखाई दे रही थी, सरकार बनाने की पोजीशन में दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। और अगर इस जैसे जो बात संजीव जी ने कहा कि अगर समाज के अंदर अलग अलग वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग सभी वर्गों में ऐसा दिखाई दे रहा है, अगड़ों में दिखाई दे रहा है, ओबीसी में दिखाई दे रहा है, तो फिर तो ये तो जो भावेश के नंबर हैं ये जस्टिफाई ही होते हैं इससे। स्वागत है, आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। बात मध्य प्रदेश की हम पहले कर रहे हैं, चुनावी राज्यों में पहले एमपी, फिर छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान की हम लोग आगे बात करेंगे। आपने देखा इंडिया टीवी सी नेक्स्ट का सर्वे, जिसमें 115 सीटें एमपी में आती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी को, 110 सीटें कांग्रेस पार्टी को। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी जाति किधर जाती हुई दिखाई दे रही है, और क्या जाति का कार्ड ही चल रहा है, धर्म का कार्ड, हिंदुत्व का कार्ड, क्या ये इन चुनावों में लोगों तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रधानमंत्री राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आपने उनका दशहरे का भाषण भी सुना, ये सारे मुद्दे हैं। अभी तक हमने अगड़े वोट की बात की, हमने ट्राइबल वोट की बात की, ओबीसी वोट की बात की। ओबीसी वोट की जब हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त एक कमेंट संजीव जी ने मेरे ख्याल में किया था कि जब हिंदुत्व की राजनीति चलेगी तो जो फॉरवर्ड वोट होता है, ये जो अगड़ी जातियां होती हैं, वो सबसे ज्यादा मोबिलाइज होती हैं। उससे हमारे यहाँ स्टूडियो में डिस्कशन चलना शुरू हुआ कि क्या अब वो ओबीसी के लिए भी बात सच साबित हो रही है कि आप जब हिंदुत्व के एजेंडे की बात करते हैं, ओबीसी वोट भी अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करता है। भावेश,
देखिए बिल्कुल, आप एक ट्रेंड देखिए। अब उदाहरण के लिए आप यूपी देखिए, यूपी में आप देखिए जब से 2014 में बीजेपी का जो विराट हिंदुत्व का जो एक पॉलिटिक्स चला है, उसमें आप देखिए तो सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन जो ओबीसी अदर देन यादवों का हुआ। बिहार में भी आप देखिए, बिहार में आपको याद होगा 2010 का असेंबली चुनाव याद होगा, असेंबली के बीच में अयोध्या का वर्डिक्ट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ था वहाँ पर। और अदर देन जो यादव के अलावा जो ओबीसी थे, उसका एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, जेडीयू और बीजेपी अलायंस उस टाइम थी। तो ये तो तक सही ने। दूसरी बात, जब हमने ओबीसी का वोट से लगभग दिखा दिया, तो मैं एक दो पॉइंट जोर देना चाहता हूँ। देखिए जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है, कांग्रेस जैसे ओबीसी जनगणना की बात कर रहे थे, आप कैंडिडेट सिलेक्शन देखेंगे तो कांग्रेस का जो लगभग 62 ओबीसी को दिया है, बीजेपी ने लगभग 69 ओबीसी कैंडिडेट को दिया जो ओबीसी से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बीजेपी का जो पहले से जो ओबीसी में जो जनाधार था, वो बीजेपी लगभग बरकरार रखते, एक फैक्टर वो है। दूसरा आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो 45 सीटें वो हैं जहाँ पे राजपूत एक इफेक्टिव कंट्रोल रखते हैं, और लगभग 60 सीटें ऐसे जहाँ पे ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। तो इन चीज़ों को लेके बीजेपी 45 और 60 45 और 60 तो 105 105 सीटें। तो ये दोनों, जब भी मैं कहता हूँ, आपको याद होगा पहले भी मैंने कहा था, ये जो जाति जनगणना वाला है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाए, क्योंकि 105 सीट जो है मेरे मन में तो आप बात आप पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं बोलता हूं। तो ये मैं कहने की, ये जो ओबीसी जनगणना वाला जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में फेवर करेगी, कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो रिएक्शन में पहले हमेशा कहता हूं ना, जब इलेक्शन होता है तो जिसके पक्ष में हुआ वो मत देखिए, आप किसको इफेक्ट कर रहा है वो देखिए। तो ये पक्ष ज्यादा इसको इफेक्ट करेगा, और ये ज्यादा मोबिलाइजेशन होकर बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा। नहीं तो किसका मोबिलाइजेशन? फॉरवर्ड वोट का मोबिलाइजेशन? फॉरवर्ड वोट का मोबिलाइजेशन आपको, दलित वोट का मोबिलाइजेशन? दलित का आप देखेंगे कुछ हद तक, जो जाटव है उसका मोबिलाइजेशन, मतलब जो पहले बीजेपी को नहीं मिलता था, जाटव और सतनामी का मध्य प्रदेश में भी, वो शायद बीजेपी कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताएं, आपने बताया कि 45 पर सीटें जो है राजपूत वोट, वो उस पर बहुत प्रभावी हैं। 60 सीटों पर ब्राह्मण वोट, 105 सीटें ये हो जाती हैं, 45 और 60। इसके अलावा आपने ओबीसी वोट जो है वो उसमें क्लियर एक आपने दिखाई है प्रेफरेंस बीजेपी के लिए। अपर कास्ट वोट बीजेपी का, उसके अलावा ओबीसी वोट वो सारा बीजेपी का। 105 की गिनती आपने खुद बता दी, तो फिर तो आप ये जो 115 दे रहे हैं, 125 के और ऊपर होना चाहिए। आपने वो चीज बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा ना, हमने रीजन वाइज जो बताया था, रीजन वाइज में आपने देखा होगा कुछ एक, जैसे कि चंबल इलाका था, उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही थी। जब आप रीजन वाइज में जाएंगे तो बीजेपी कुछ रीजन में बहुत अच्छा करे, बहुत ज्यादा वोट लेके आ रही है। लेकिन पर्टिकुलरली जब आप चंबल में जाएंगे, महाकौशल में जाएंगे, तो बीजेपी वहां धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस में एक अच्छा खासा फाइट दिख रहा है। ये वजह है कि आप देखेंगे कि डिस्पाइट बीजेपी कुछ इलाकों में वोट जो है वो बहुत कंसोलिडेटेड दूसरे रीजन में उतर राइट नहीं ये बात ठीक। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब जरा, दलित वोट छूटा है और इसके अलावा मुस्लिम वोट, तो वो भी देखते हैं किधर कैसे जा रहा है। दलित वोट को हमने दो हिस्सों में आपको दो हिस्सों में दिखाएंगे। जाटव सतनामी वोट एक हिस्सा है और अदर शेड्यूल कास्ट वोट वो अलग दिखाएंगे। तो पहले जाटव सतनामी वोट आपको दिखाते हैं। एमपी का आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है आंकड़ा। इसमें भी आपको, वैसे तो डिवाइडेड वोट है बिल्कुल, 45% बीजेपी, 42% कांग्रेस पार्टी। तो ये हमारे सर्वे के मुताबिक स्लाइटली बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, 13% अन्य की तरफ है। तो ये जाटव सतनामी वोट था। इसके अलावा अब बाकी जो शेड्यूल कास्ट वोट है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ आपको लगभग वैसा ही ट्रेंड इसमें भी दिखाई देगा। 44% वोट बीजेपी, 40% वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हल्का ही सही, लेकिन एज तो जरूर है, ओबीसी वोट भी और दलित वोट भी बीजेपी की तरफ जाते हुए। राहुल जी देखिए, अगर मैं इसकी बात करूंगा, मध्य प्रदेश में दो तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि बीएसपी फैक्टर जो है मध्य प्रदेश में अब जो है उतना स्ट्रांग है नहीं। अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें, वहाँ पे भी बीएसपी फैक्टर जो है कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। तो ऐसे में ये जो वोट है ये बीजेपी की तरफ जा सकता है। लेकिन एक मैं आपको बात मध्य प्रदेश की ख़ास तौर से बताता हूँ कि 2019 से अगर आप क्राइम के आंकड़ों को जाएंगे तो मध्य प्रदेश जो है दलितों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो मैं इसको शेड्यूल कास्ट में कह देता हूँ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ सबसे ज़्यादा क्राइम रेट जो है वो मध्य प्रदेश में है। और ये लगातार बढ़ा है, लगभग 40-45% से बढ़ता हुआ ये लगभग 65%, 66% तक गया है 2021 तक जी। तो ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार है और उसमें ये होता है तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनता है जिसको सरकार को देखने की ज़रूरत है। और बीजेपी को भी इसमें
ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि वो ये इन चुनावों में ये एक मुद्दा ना बने उसके खिलाफ। अब दो बातें आपने कही, एक तो बीएसपी के एब्सेंस में ये दिख रहा है कि ये वोट हमको इतना डिवाइडेड दिख रहा है और उसमें बीजेपी की तरफ ज्यादा जाता हुआ। दूसरा, क्राइम अगेंस्ट दलित्स जो हैं वो एक बड़ा इशू विपक्ष बनाने की कोशिश में होगा, बीजेपी को उससे सावधान रहना चाहिए। दो बातें। बहरहाल इस पर संजीव जी की का एक रिएक्शन, फिर मैं मुस्लिम वोट की बात आपके सामने करूंगा। संजीव जी, अपर वोट, ओबीसी वोट और अब दलित वोट भी, तीनों में जो सर्वे है वो बता रहा है, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, भावेश का सर्वे वो दिखा रहा है कि बीजेपी को एज है। भावेश खुद ही अपनी बातों में फंस रहे हैं। कैसे? अगर वो हर कम्युनिटी में एज दिखा रहे हैं तो एक 2% में तो पूरा इलेक्शन डिसाइड हो जाता है। तो इनके सर्वे के अनुसार तो ज्यादातर इवन दोनों जाटव और उसमें 6% के फर्क है, दूसरे में 4% की, उससे पहले सारे ओबीसी में आगे। तो ये तो क्लीन स्वीप होनी चाहिए बड़ी जबरदस्त। उसमें ये जवाब देने से भावेश क्षमा कीजिएगा आपसे प्रश्न कर कि अलग अलग रीजन में तो मतलब किसी रीजन में ब्राह्मण नहीं है साथ और किसी में है, किसी में राजपूत नहीं है साथ किसी में है। तो नहीं, आपने समझा नहीं मैंने क्या थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। अगर नहीं, या तो फिर संजीव जी बात यह है कि जो जाति वाला डेटा है भावेश का वो सही है, लेकिन सीटों में वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड दे रही है बीजेपी को वोट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे ख्याल से शायद समझने में थोड़ा हुआ। मैंने ये कहा था, दिखा चुके वो पहले। नहीं, मैंने ये कहा था कि आप चंबल रीजन में देखिए, चंबल रीजन देखिए, मालवा में देखिए, महाकौशल में देखिए, जहां जहां आपको कांग्रेस का एक चंबल में देखिए जहां पे कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, वहां पे जो है वहां पे एक बहुत ज्यादा वोटों का अंतर है कांग्रेस का और बीजेपी का। उसी तरह आप देखेंगे भोपाल रीजन में जाएंगे तो बीजेपी कांग्रेस के वोटों में एक बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये वोटों का अंतर की वजह से आपको दिख रहा है कि बीजेपी को साइजेबल जो वोट है वो लगभग सब में मिल रहा है। सही बात है भावेश। तो मेरा आप बहुत वैज्ञानिक तौर पे सब करते समझाते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जितनी आपने कौम, कम्युनिटीज, कास्ट, अगड़े पिछड़े सब बताए, वो सब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से कर रहे हैं क्या? कि चंबल में ये सारा पूरा सेंसस दूसरी तरीके से वोट कर रही है ये सारी कम्युनिटीज। सर जो इफेक्टिव कम्युनिटी है, सर देखिए जो इफेक्टिव कम्युनिटी है, थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। जो इफेक्टिव कम्युनिटी है, आप जैसे देखेंगे मालवा में चले जाए, चंबल में चले जाएंगे तो उसका वहाँ पे एक अलग इफेक्टिव कम्युनिटी है। उसी तरह ब्राह्मणों का देखेंगे, उसका एक अलग रीजन में ज़्यादा इफेक्टिव है। उस वजह से आप देखेंगे ये वोटों में भी आप देखेंगे दोनों का जो गैप है थोड़ा बहुत ओवरऑल जब आप जाएंगे, तो 2-3% के आसपास है। लेकिन आप जब रीजन वाइज जाएंगे तो दोनों पार्टी का जहाँ जहाँ अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो अपने अपने रीजन में अच्छा करती जा रही है। ये फैक्टर है कि आप देखेंगे कि जो ओवरऑल में जो है। बस आखिरी सवाल कि आपने बताया भील का वोट 10% है स्टेट में, तो ब्राह्मण वोट कितना प्रतिशत है और राजपूत वोट कितना प्रतिशत है? अगर कोई मोटा आंकड़ा हो आपके पास तो मैं मेरी जानकारी के लिए देखिए लगभग 8% के आसपास राजपूत है, ठीक है, उसी के आसपास लगभग ब्राह्मणों का है। लेकिन ओवरऑल आप जनरल कास्ट पे जाएंगे तो 20% के आसपास है, जो लगभग 105 सीटों पे इफेक्टिव जो प्रेजेंस रखती है। इफेक्टिव मतलब वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो किधर चुनाव जाएगी। ठीक है, 20% अपर कास्ट वोट आपके साथ, 20% जनरल कास्ट। जो उनकी जिज्ञासा है संजीव जी की, क्योंकि आप भी डेटा के आदमी हैं, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो जाटव और सतनामी वोट है, सतनामी वोट कुछ छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, दलितों का, जाटव, हमने जो देखा है हमें लगता है कि इस बार बीएसपी के कमजोर होने से वो जाटव वोट जो फ्री हो गया, जो इमोशनली अटैच था, जीते हारे जो भी हो, वो किधर जाएगा। तो हमें लग रहा है कि इसमें कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होना चाहिए। कारण ये है कि जो जाटव कम्युनिटी है वो बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर रीजन में वो आइडियोलॉजिकली भी एक ट्रेंड कम्युनिटी है। उसके अंदर में थोड़ा बहुत, हाँ, गैर जाटव वोटों में जो दिख रहा है कि बीजेपी को एज है, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन ये जाटव वोटों में बीजेपी को बढ़त मिलना एक बहुत ही ये कुछ बहुत ज्यादा संकेत कर रहा है। हमें लग रहा है कि शायद ये चीजें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिखेंगे और यही कारण है कि कांग्रेस का कमबैक भी हो रहा है। कि एक तो आप देखिए एसटी वोटों में, भील वोटों में, दूसरा जाटव सतनामी वोटों में, इन दो जगह। और इसका कारण यह है कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत नहीं की है इनके लिए। ये पहले कांग्रेस के वोटर थे, कांग्रेस से वो कट के बीएसपी में चले गए, अभी बीएसपी कमजोर हो गई है, तो एक हिस्सा वो ठीक
कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट जो मेरी जानकारी थी 7-8% के करीब थी, भावेश ने बताया शायद 9% के करीब है। ठीक है, मुस्लिम वोट, लेकिन 40 लाख आबादी है मुसलमानों की मध्य प्रदेश के अंदर। अनुपात मैंने आपको बताया। 25 विधानसभा सीटों पर उनका वोट जो है मायने रखता है, इन द सेंस कि इफेक्टिव है। बीजेपी हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास है कि कम से कम मुसलमान वोट उसको लामबंद होकर के एकमुश्त मिले। अब मध्य प्रदेश में यह वोट कैसे जा रहा है आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 87%, 87% वोट, और अन्य को 11% वोट। अब अगर आप इसके अलावा बाकी हमने जितने जातियों की बात की है, किसी में भी अगर कोई बहुत स्ट्रांग कंसोलिडेशन दिखाई दिया था तो वो दिखाई दिया था एक तो ब्राह्मण वोट में लगभग 80% के करीब बीजेपी के लिए, और एक किराड़ वोट में जो कि शिवराज सिंह चौहान की खुद की जाती है वो 84% था। उनसे भी ज्यादा 87% जो है वो लामबंदी इस वोट की दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ मुसलमान वोट की। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है राहुल जी? देखिए, मैं अलग अलग आंकड़े हैं इसमें। मैं ये मानता हूं कि जो आंकड़ा 2011 के सेंसस के हिसाब से है वो लगभग 50 लाख का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटों का। और अगर हम इसकी थोड़ा से हिस्ट्री में जाएंगे तो 1962 से अगर हम अब तक देखेंगे तो जो सेंसस तक देखेंगे 2011 के, तो ये जो आंकड़ा है 7% जो है मुस्लिम वोट होता था 1962 में, वो जो है लगभग 6.57 या इस तरह से 6.57% रह गया है, जो कि मुस्लिम समुदाय में कमी आई है। मतलब मध्य प्रदेश में कम हुआ है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय के साथ एक और जो दिक्कत ये आई है कि मध्य प्रदेश में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर, मतलब कोई बड़ा लीडर जो है मुस्लिम समुदाय का नहीं दिखाई देता। इसलिए ये वोट जो है ये कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों में भी बढ़ता है। और ऐसा अगर होता है तो अगर ये वोट बढ़ता है, मुस्लिम वोट बढ़ता है, तो उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। नहीं, अब जो हमने जो सर्वे में दिखाया 87%, इसको तो आप बिखराव नहीं कहेंगे? देखिए, अगर आप सर्वे में दिखा रहे 87% तो ये बिखराव नहीं है, ये एक मुश्त वोट है। लेकिन अगर जहाँ तक मेरी समझ है कि एक स्ट्रांग लीडर के ना होने के कारण कहीं ना कहीं जब किसी एक कम्युनिटी का स्ट्रांग लीडर नहीं होता है किसी एक पार्टी से, तो उस वोटों में बिखराव जरूर होता है। सज्जन भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें इस सर्वे में कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं है। 87% क्या, ये थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। इससे एक चीज जो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तमाम धारणाएं कि ओवैसी या बाकी तमाम पार्टियां आके मुस्लिम वोट को स्प्लिट कर देंगी, ये एक लॉजिकल लोगों का एनालिसिस लगता है। आप ग्राउंड पे जाके मुस्लिम कम्युनिटी में देखें, उन्हें भी ये पता है कि अगर हम दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं कांग्रेस को छोड़ के तो बीजेपी को फायदा है। तो ये कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि अगर ओवैसी या बाकी लोग आके बहुत ही इंटरवीन करेंगे तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है और चुनाव तक आप देखेंगे कि ये और कंसोलिडेशन बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की अगर आप बात कीजिए तो इस बार तो शिवराज सिंह चौहान जो मामा कहलाते हैं, इस बार बुलडोजर मामा की एक छवि बनाने की भी उन्होंने कोशिश की है। खरगोन में जब दंगे वगैरह हुए उसके बाद जिस किस्म से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, कुछ घरों पर तोड़फोड़ की गई या दुकानें कुछ जो है वो तोड़ी गई, तो इस बार तो और ज्यादा पोलराइजेशन कम से कम या कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट में वो दिखाई देगा। भावेश, देखिए, पहले मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम वोटों का जो आप कंसोलिडेशन देखेंगे किधर होता, देखिए जो वहाँ पे जो अर्बन और रूरल का यदि सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम वोट जो है अर्बन में लगभग 15% के आसपास है, रूरल में लगभग 3-3.5% के आसपास है। इसीलिए आप देखेंगे जब अर्बन वोटों में जाती है, जो जहाँ पे जो एक्सट्रीमली जो यदि बाइपोलर होता भी है तो मुस्लिम वोट ज़्यादा न्यूट्रलाइज होता है एज कम्पेयर टू जो बीजेपी के जो अपने वोटर्स है अर्बन सेगमेंट, उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता, इफेक्टिव नहीं। इसलिए आप देखेंगे जहाँ पे भोपाल वाला रीजन उस समय जो वो सब सीटें उसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा कांग्रेस को उसका फायदा नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे बीजेपी भी देखे, कांग्रेस के भी पॉलिटिक्स और बीजेपी की भी पॉलिटिक्स, कांग्रेस यहाँ पे सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इसीलिए करी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि उस वोट से उनको बहुत ज़्यादा फायदा। हाँ, कुछ सीटें जरूर है जो कंसंट्रेटेड जिसपे इफेक्टिवली 25-30% है, वहां पे उनको फायदा जरूर होता है। लेकिन बाकी जगह पे आप जैसे मैंने आपको बताया लगभग 15% अर्बन वोटर में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो बीजेपी को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाता नहीं यदि वो इकट्ठे वोट करती भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस जो अर्बन में भी जहां पे ये कंसोलिडेशन ज्यादा है भी वहां पे बीजेपी ज्यादा अच्छा करती है। देखिए, इन चुनावों में ऐसा कोई मुद्दा उठ करके खड़ा होता हुआ दिखाई दिया नहीं जिससे कि पोलराइजेशन फिर काउंटर पोलराइजेशन की कोई गुंजाइश बनती। हाँ, ये जो युद्ध जरूर चल रहा है इसके बहाने कुछ बयानबाजी हो जाती है, मैंने पहले भी जिक्र किया था। संजीव जी, आप ही के पास आ रहा हूं। भाजपा ने कहा कांग्रेस पार्टी हमास की समर्थक है,
ये चुनावों में कहीं भी कोई प्ले में है क्या फैक्टर? अरे देखिए, ये जो इजराइल में जो हो रहा है, इजराइल और गजा पट्टी पे, इसको पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। मुस्लिम वोट 7% है कि 8% है कि 9% है, वो तो कांग्रेस के पास जाएगा ही करीब करीब। हम सबको सॉरी, क्या आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए बोलिए। लाइन कट गई शायद मेरी। अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, इसीलिए उनको नहीं पता चल पा रहा है कि उनकी आवाज जो है वो आ रही है। हम लोग अगर थोड़ी देर में हम छत्तीसगढ़ की बात करने जा रहे हैं, अगर आप कहें तो हम लोग अभी छत्तीसगढ़ की बात शुरू करते हैं, वरना अभी जो बात हो रही थी वो, क्योंकि आगे भी सभी चुनावी राज्यों में लागू होती है, अभी जो मुस्लिम वोट की हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन खास तौर पर आपने जो अभी तक का जो डेटा बताता है वो ये बताता है कि जो फॉरवर्ड वोट है वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में लामबंद है, खड़ा हुआ है। जो कुछ भी नुकसान इसका 2018 में हुआ था वो सबकी भरपाई इस बार हो गई है। ओबीसी वोट जो है वो भी स्प्लिट जरूर है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक झुकाव दिखाई देता है। जहां तक दलित समुदाय का बात है, हमारे पैनल में इसको लेकर के एक राय नहीं थी, क्योंकि सर्वे ये दिखाता है कि दलित वोट भी बीजेपी की तरफ ज्यादा जा रहा है, हालांकि डिवाइडेड है लगभग हाफ में, लेकिन मानना है कुछ पैनलिस्ट का कि ये कांग्रेस की तरफ इसका झुकाव होना चाहिए। मुस्लिम वोट में कहीं कोई शक की बात नहीं है, 87% तक वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव जी अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। हाँ, बस मैं ये कहना चाह रहा था बहुत ही संक्षेप में कि मुस्लिम वोट, ये जो इजराइल गजा पट्टी में हो रहा है उससे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, वो इतना मुद्दा नहीं है। उसके बहाने हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया जा रहा है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। नहीं तो ये इससे ही मैंने आपसे जुड़ा हुआ अगला सवाल किया था कि क्या यह आपको चुनाव में कुछ असर डालता हुआ दिख रहा है? मुस्लिम वोट बिल्कुल दिखता है। आपको एक अच्छा अवसर प्राप्त हो गया कि हमास के आतंकवादियों ने जिस तरह की नृशंसता दिखाई, तो उसके बदले में इजराइल जो कर रहा है वो तो ठीक है, वो तो एक लेवल पे लोगों को एक्सेप्टेबल है कि भाई इतना ज़बरदस्त टेरर अटैक हुआ तो वो रिटेलिएशन में अगर अब बच्चे महिलाएं मर रही हैं तो ये तो कोलैटरल डैमेज का हिस्सा है। लेकिन उन पर कितना बर्बरतापूर्ण हमला किया गया और उसके वजह से कैसे दुनिया भर में मुसलमान और उसमें भारतीय मुस्लिम भी शामिल हैं, कैसे फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, कैसे उनके बयान आ रहे हैं, ये सब एक हिंदू वोट को मोबिलाइज कर रहा है अलग ढंग से। भाई ओवैसी को क्यों बीजेपी की बी टीम कहते हैं? क्योंकि वो इस तरह की भड़काऊ बात करते हैं जिससे फायदा बीजेपी को होता है, हिंदू वोट मोबिलाइज होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने मुसलमान ओवैसी को वोट दे देंगे। ओवैसी की एक दूसरा महत्व ये है कि उनकी बातों से कितना और हिंदू मोबिलाइज होता है। मुसलमान वोट जितना काटे वो तो एक सेपरेट इशू है। उसी तरह से ये हमास, फिलिस्तीन, इजराइल का मुद्दा एक काउंटर मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो ये इसका एक दिलचस्प पहलू है। तो अब ये तो किस्मत के धनी है कुछ लोग। नहीं, ये कोशिश जो है ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास जरूर कर रही है। जैसे आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, ओवैसी साहब कहते हैं कि भाई पैलेस्टीन में नस्ल कशी हो रही है, वहां तो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। हमने देखा आज प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, वो भी पैलेस्टीन के मुद्दे पर था कि मानवता कहाँ मर गई है, मानवता कब जागेगी लोगों की, वहां बच्चे मर रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं। सर मैंने प्रियंका गांधी का नाम जानबूझ के लिया है, मैंने इस पर पीछे जाकर क्रॉस चेक करवाया। स्वयं भी बता दिया। नहीं वो इसीलिए क्योंकि उनका भी कोई भी बयान या कोई भी ट्वीट 7 तारीख की इजराइल के ऊपर हुए हमले के ऊपर नहीं आया। गाजा में इजराइल जो कर रहा है उस पर आ चुका है। नहीं ऐसा नहीं है मेरी जानकारी में। सौरभ देखिए, एक तो ओवैसी और प्रियंका गांधी के ट्वीट का अंतर आपने स्वयं ही उनकी भाषा में बता दिया। जिस तरह से वो एथनिक क्लेंजिंग और एक बरसना तरीके से और उनका स्वयं अल्पसंख्यक होना, उसका कैसा मोबिलाइजेशन, हिंदू मोबिलाइजेशन पर असर पड़ता है वो अलग बात है। प्रियंका का तो वही स्टैंड है जो कांग्रेस का स्टैंड है, जो भारतीय सरकार का स्टैंड है, कि सबसे जो पहला बयान आया था वो जरूर कांग्रेस का एक तरफा था फिलिस्तीन के समर्थन में, दूसरा बयान कांग्रेस का बैलेंस करते हुए आ गया। सर वो वही बात सर, वो जो बाद में बैलेंस किया वो तो कोर्स करेक्शन था। जब सब जगह ये बात हुई कि आप कैसे 1400 लोग मारे गए, उस पर आप अपने रेजोल्यूशन में सीडब्ल्यूसी की बात नहीं करेंगे, वो तो बाद में कांग्रेस को करना पड़ा। बट सौरभ, वो करेक्शन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया। मोदी जी का पहला बयान इजराइल के समर्थन में था, विदेश मंत्रालय का बयान बैलेंस्ड आ गया।
इजराइल और फिलिस्तीन के बैलेंस करते हुए। वो तो हमारी घोषित विदेश नीति है, वो किसी पार्टी के आने जाने से तो बदल नहीं जाएगी एकदम से। आफ्टर ऑल हमें दुनिया में रहना है तो हमें एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दोनों तरफ की गलती को पे झंडा उठाना होगा, उसको फ्लैग करना होगा। वही भारतीय सरकार ने किया, वही कांग्रेस ने किया। लेकिन ओवैसी टाइप्स की जो बातें आती हैं उससे एक अलग छवि बनती है, एक अलग खाके में कटघरे में खड़ा होता है मुसलमान, उसका हिंदू मोबिलाइजेशन होता है, उसकी वजह से उसका लाभ मिलता है। जी चल ठीक है, ये चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं। चुनावों में कौन सा मुद्दा चलेगा, चलने जा रहा है, किसकी बात हो रही है, ये हम सबके बीच में चर्चा है। और उसी में ये बात उठी कि क्या इजराइल फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसको लेकर के भी पार्टियां किसी तरीके से भुनाने की कोशिश में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर सूट करेगा कि इस बहाने अगर जो हिंदू वोट है वो अगर कंसोलिडेट होता है, अगर आप अपने विरोधी का बयान दिखाते हैं, ओवैसी ने क्या बोला या कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में ये नहीं था इसीलिए बीजेपी ने कह दिया भाई ये क्या आतंकियों की समर्थक पार्टी है, तो ये सारे मुद्दे, सारे कार्ड चलने की कोशिश जो है वो चुनाव के अंदर की जाएगी। अब हम छत्तीसगढ़ की बात जैसे कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में वैसे वो संजीव जी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि इस मुद्दे का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इस राज्य में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है और इजराइल और गाजा की जंग हो रही है, इसकी ये जरूरी भी नहीं था कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होता कांग्रेस पार्टी के पीछे, वो होना ही था हिंदू चाहे मोबिलाइजेशन के लिए दुनिया में कुछ और हो रहा होता या ना हो रहा होता, वो हिंदू वोट के लिए जरूरी है। अभी तक आपने मध्य प्रदेश का ये जरूरी जातिगत जो है वो एक किस्म वो सर्वे देखा, डेटा देखा जिसमें मूड बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ की लेकिन जब बात आती है तो यहां हवा बिल्कुल बदली हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हवा बहती हुई बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और इंडिया टीवी सीएनएक्स ने जो सर्वे किया था उसके डेटा स्क्रीन पर ऊपर चल रहा है आपके सामने, 50 कांग्रेस 38 बीजेपी, उसमें भी साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो है वो एक आसान सरकार, अपनी बहुमत की सरकार बना सकती है। अब उसके पीछे कौन क्या हिसाब किताब है, कौन से वर्ग हैं, कौन सी जातियां हैं, आइए अब उसकी भी शुरुआत कर लेते हैं कि भूपेश बघेल के साथ कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने अगले वर्ग के लोग हैं। तो हम छत्तीसगढ़ की जब बात करेंगे तो हम शुरुआत करना चाहते हैं गोंड समुदाय से। गोंड समुदाय वहां का ट्राइबल वर्ग है, बड़ा समुदाय है और इसका वोट कितना जा रहा है किस पक्ष को, वो आपके सामने आ रहा है। अब तो 49% तक कांग्रेस पार्टी की तरफ ये वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 26% तक बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है। लगभग आधे, लगभग दुगने का अंतर है, ये दुगना वोट बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ वो दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ में ट्राइबल कम्युनिटी कितना असर रखती है, कितनी सीटों पर असर रखती है, और डिटेल में आपको भावेश बताएं। देखिए, ये जो कम्युनिटी है ये अच्छा खासा इफेक्ट रखते हैं। लगभग 9 से 10% के आसपास इनकी आबादी है। ऑफिशियली, अनऑफिशियल बता रहा हूँ मैं, जो हम लोग के पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पर इनमें दिक्कत क्या है, कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव में इस पे एक लगभग अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा ही पूरे लगभग आप मान के चलो 90% के आसपास कंसोलिडेशन हुआ था। पर वहाँ पे बीएसपी का एक अलायंस है, वहाँ पे एक लोकल पार्टी है, उनके साथ एक अलायंस है जिसका कुछ ना कुछ इफेक्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, कुछ ना कुछ इफेक्ट है। दूसरा, जो वहाँ पे जो आदिवासियों के बीच में एक तरह का बीजेपी जो मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है, जो एंटी कन्वर्जन वाला जो कर रही है, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ हद तक पिछली बार की तुलना से बीजेपी का परफॉर्मेंस जो आदिवासी जो वोट है उसमें सुधरने की दिख रही है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस अच्छा जरूर कर रही है और जिसकी वजह से उसको जो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल वोट रहा है आदिवासियों का, लेकिन पिछली बार की तुलना में ये कम है। और जिसकी वजह से आप देखेंगे जो ओवरऑल जो टैली जो आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस का, वो पिछली बार जब बीजेपी 15-16 सीटों पर सिमट गई तो लगभग इस बार 35-38 सीट के आसपास जाती हुई दिख रही है। तो ट्राइबल वोट जैसा हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देता, छत्तीसगढ़ में भी वो आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ओबीसी वोट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में साहू वोट, ये एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी है, उसका वोट भी बहुत मैटर करता है। साहू वोट एक बार आप देख लीजिए वो कितना जा रहा है किस पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी को ये 48% के करीब वोट जाता हुआ दिखाई देता है, 45% तक कांग्रेस पार्टी को ये वोट मिलता दिखता है, 7% अदर्स को मिलता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, उनकी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी के लिए इस वर्ग के अंदर ऐसा लगता है कि लोगों में प्रेफरेंस थोड़ी सी ज़्यादा है कांग्रेस पार्टी की तुलना में। इसके अलावा कुर्मी वोट की हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसमें आपको एक बिल्कुल अलग ट्रेंड दिखाई देगा। ये बहुतायत में कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। कुर्मी वोट दिखा दें एक बार। कुर्मी वोट आपके सामने देखिए, 75% तक जो है कुर्मी वोट वो कांग्रेस पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल
20% बीजेपी की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। और अगर यादव वोट की बात कर ले, यादव वोट भी है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसमें क्या ट्रेंड दिखाई देता है वो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। अब यह आपको डिवाइडेड वोट दिखाई देगा, कुछ हद तक भी कांग्रेस की तरफ रुझान रखता हुआ, 45% कांग्रेस, 42% भारतीय जनता पार्टी। और अदर ओबीसी की बात कर लें ताकि फिर सारा ओबीसी के साथ हम के ऊपर एक साथ चर्चा करेंगे, तो अदर ओबीसी वोट जो है वो आपको दिखाई देगा 44% के करीब भारतीय जनता पार्टी की तरफ और 43% कांग्रेस पार्टी की तरफ, लगभग बराबर। तो यहाँ कुछ बहुत कहना बड़ा मुश्किल है कि ओबीसी वोट जो है उसका रुझान किस ओर है, लेकिन एक कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी का वोट जो है वो जरूर बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रहा था। राहुल जी देखिए, अगर हम बात करें भूपेश बघेल की तो वो इसी कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं और 20% लगभग राज्य में इसका वोट है, और ये अगर कांग्रेस की तरफ जाता है तो बहुत ही कांग्रेस को फ़ायदा है। दूसरा, साहू वोट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो साहू वोट एक बड़ा वोट बैंक है, जैसे लगभग 16% के आसपास का इसका वोट बैंक है, और ये काफ़ी प्रोमिनेंट जाति है वहाँ की। और ऐसे में ये वोट जो है कभी मुझे नहीं लगता कि ये कंसोलिडेटेड वे में किसी पार्टी के साथ जाता है। ये अलग अलग, जैसे जिस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, जिस तरह के अगर साहू जाति से कैंडिडेट खड़ा किया गया है तो उसको वो वोट करते हैं, तो ये जो है कैंडिडेट वाइज मुझे लगता है ये वोट जो है बटेगा। ओवरराइडिंग फैक्टर इस वोट के लिए नहीं होता कोई, जहां ये छोड़ दें कि कैंडिडेट मेरी जाति का है या नहीं है, यहाँ या कोई बहुत लोकल जो आपकी जाति से जुड़ा मुद्दा कोई उठ गया हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो कि चुनाव में पार्टियां अपने कैंडिडेट्स खड़ी करते हैं तो वो ये देख के खड़ी कर रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली देखेंगे तो बहुत ध्यान से ये जो है इस तरह से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं कि जहाँ पर, क्योंकि वहाँ ट्राइबल की एक बड़ी पॉपुलेशन है और वहाँ पर इसी तरह से कैंडिडेट खड़े किए गए हैं कि जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ ट्राइबल कैंडिडेट खड़ा है, जहाँ पे साहू की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे साहू का कैंडिडेट खड़ा है, जहाँ पे कुर्मी की ज़्यादा है कुर्मी का कैंडिडेट खड़ा है। तो इसी तरह से कैंडिडेट्स वहाँ दिए गए हैं। अब जो इससे पहले चर्चा कर रहे थे संजीव जी के साथ, जो बात हो रही थी कि पोलराइजेशन की कोशिश, अब चाहे आपको इजराइल गाजा के बहाने कर होती हुई दिखाई दे रही हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन पोलराइजेशन की कोशिश जो है वो साहू वोट के बहाने करने की कोशिश की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने वहां पर रैली निकाली थी और एक वारदात हुई थी जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसमें जो हमलावर थे, हत्यारे थे, या जो आरोपी हैं वो मुसलमान हैं और मरने वाला साहू कम्युनिटी का लड़का था। और वहाँ जो गृहमंत्री ने सभा में कहा था कि मॉब लिंचिंग की गई या लिंचिंग की गई थी इस युवक की, राहुल जी, तो उसको वहाँ से ये पढ़ने की कोशिश हुई कि किसी तरीके से इसके बहाने प्रदेश में पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है क्या। तो प्रयास तो हैं। देखिए, प्रयास तो दोनों तरफ से होंगे। जैसे अब मध्य प्रदेश की मैंने बात की, वहाँ पे भी इस तरह से जो SC कम्युनिटी है वहाँ उसके खिलाफ भी जैसे सागर में एक घटना हुई, तो ये घटनाएं जो लोकल घटनाएं हैं जहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं उसका पॉलिटिकल फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं और वो ये कोशिश करती हैं कि उसको एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है खड़ा करके, अगर समुदाय विशेष जो है वो ऑपोजिशन पार्टी का है तो उसको ज़रूर वो कोशिश करेंगी कि ये घटना जो है बड़े तौर पर दिखाई जाए कि इस कम्युनिटी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और उसके लिए जो है वो वोट को बांटने की कोशिश की जाए। भावेश कुछ कह रहे थे? मैं 2 पॉइंट ऐड करूँ। वहाँ पे साहू कम्युनिटी और जो कुर्मी कम्युनिटी के जो परसेंटेज को लेके था, ऑफिशियल वहाँ पे जो साहू कम्युनिटी लगभग 12% उनकी आबादी है और जो कुर्मी है उनके लगभग 3 से 4% के आसपास है। ये है 16% नहीं है, अदरवाइज मेरे ख्याल से मिसलीड होगा। 3-4% कुर्मी की आबादी है, जिससे वहाँ के CM वहाँ से उस जाति से आते हैं। और साहू, क्योंकि बीजेपी पिछले अब 1-2 साल से देखेंगे बीजेपी का एक फोकस रहा है साहू वोटर को लेके। जैसे आपने अभी खुद कहा, जो एक दंगा हुआ था वहाँ पे, जो जिनका बेटा मरा था उसको उन्होंने शायद टिकट भी दिया है, तो इसका एक इफेक्ट कुछ सर्टेन ब्लॉक में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह बीजेपी को उसका फायदा मिले, एक सर्टेन ब्लॉक में। पिछली बार 2018 में आप देखेंगे तो साहू वोट भी कांग्रेस को मिली थी, बहुत कुछ हद तक लगभग 60-70% के आसपास साहू वोट ने कांग्रेस को वोट किया था। इस बार वो कुछ माहौल बदलता जा रहा है, शायद उसका एक फैक्टर ये है कि जो दंगे हुए थे उसका, दूसरी बात बीजेपी ने उनका उन्हीं कम्युनिटी से आने वाले प्रेसिडेंट को बनाया, तो वो सब एक फैक्टर है जिसका बीजेपी में कुछ हद तक फायदा दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी भी बहुत आगे है छत्तीसगढ़ में, जैसा ट्रेंड आपको हमारे ओपिनियन पोल में दिखा। ठीक है, अच्छा, इसी के बाद अब सीधे जो है राजपूत वोट, ब्राह्मण वोट और मुस्लिम वोट ये बचता है, तीनों दिखा देते हैं, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ब्राह्मण वोट का जो डेटा है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो आप देखिए 72% तक ब्राह्मण वोट जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। तो ये भी तमाम बाकी और राज्यों की तरह पहली पसंद इस समाज की वो बीजेपी दिखाई दे रही है। 16% तक कांग्रेस की ओर जा सकता है ब्राह्मण वोट। राजपूत वोट की अगर आप बात करेंगे
तो इसमें आपको दिखाई देगा और ज़्यादा कंसोलिडेशन 81% राजपूत वोट बीजेपी की तरफ, 15% कांग्रेस पार्टी की तरफ। और अगर आप मुस्लिम वोट देखें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल उलट आंकड़े दिखाई देंगे, लगभग 89-90% के करीब कांग्रेस पार्टी की ओर बीजेपी ये मुस्लिम वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 2% बीजेपी की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अंदर मुस्लिम वोट की तादाद काफ़ी कम है राजस्थान और एमपी की तुलना में। तो ये ओवरऑल आपके सामने जो है वो छत्तीसगढ़ का कौन सा समाज किस ओर वोट करता हुआ दिखाई देता है उसका आंकड़ा था। अभी एक कमेंट जो किया भावेश ने कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी आगे दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ऐसे मेरे जानने वालों में या जो गए राज्य में उनकी बात सामने आई कि ये इलेक्शन थोड़ा क्लोज होता जा रहा है या बीजेपी इस इलेक्शन में जितना पिछड़ रही थी उससे कुछ बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, खास करके अब जब सीटें वगैरह भी डिक्लेयर हो गई हैं उसके बाद। अगर सज्जन इससे इत्तेफाक रखते हैं तो हाँ बिल्कुल, मतलब बीजेपी जितनी कमजोर एक तरफा जो चुनाव लग रहा था अभी 1-2 महीने पहले तक, अभी थोड़ी सी स्थिति उसकी इंप्रूव हुई। हालांकि कांग्रेस को अभी भी एज है। और आप देखिए इसमें कारण क्या है कि ग्राउंड पे सिचुएशन बीजेपी के पक्ष में बन सकता था, एंटी इनकम्बेंसी थी। अब वहां पे मरकाम साहब की हमार पार्टी, ट्राइबल वोटर्स में भी इस बार 18 की तुलना में नाराजगी है कांग्रेस से, नेतृत्व में भी, वोटर्स में भी, लेकिन उसका लाभ बीजेपी ने नहीं लिया। लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है तो आप कितना भी कोशिश ना करें फिर भी थोड़ा फायदा दिखता है। एक डेटा हमारा छूट गया था छत्तीसगढ़ का, जाटव या सतनामी वोट का, वो भी जल्दी से हम दिखा दें। इसमें आपको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लियर प्रेफरेंस, 53% जाटव वोट जो है छत्तीसगढ़ का बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, 27% जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो यहाँ तो काफी अंतर जो है स्पष्ट तौर पर वो दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ को। लेकिन अगर पिछला जो हमने ओपिनियन पोल किया उसका आंकड़ा दिखाया तब से अब तक आपको लगाओ कि कुछ शिफ्ट हुआ है चुनाव। संजीव जी, पता नहीं, इतनी दूर है छत्तीसगढ़ में, गया भी नहीं हूँ पिछले 1-2 साल से, तो मैं जब मेरी ज़्यादा जानकारी जो पढ़ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी पे आधारित है। और उसके आधार पे थोड़ा बोरिंग सा इलेक्शन है, लोग उसको, ये हमारे थोड़ा सा ऑब्जर्वर्स का भी एक इशू होता है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर इलेक्शन के 2-3 महीने पहले डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि पत्रकार हैं, हम घूम रहे हैं, हमें कुछ अलग अलग फीडबैक आता है, तो चुनाव आते आते क्या हर मुकाबले को कांटे का मुकाबला बना देना भी एक हमारे सिस्टम का हिस्सा हो जाता है कई बार। तो ये उसी तर्ज की बात है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का बड़ा बोरिंग इलेक्शन है, कांग्रेस उसको जीत रही है और बात खत्म। अच्छा राहुल जी, अच्छा देखिए, आप ये बीजेपी वाले सुनेंगे तो आपकी बात से बड़े निराश होंगे कि भाई डन एंड डस्टेड इलेक्शन है ये तो। लेकिन कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जो हैं उनके बारे में चर्चा नहीं हुई इस चुनाव में, शायद पार्टी ने भी उनकी तरफ बहुत तरजीह नहीं दी चुनाव में, लेकिन उनका जब से नाम अनाउंस हुआ है तो कुछ तो उनके इर्द गिर्द भी बुन रहा है इलेक्शन, ऐसा कुछ लग रहा है। देखिए, ऐसा बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ में अपने बड़े नेताओं को भेज रही है। अमित शाह जो हैं वो खुद छत्तीसगढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो है। लेकिन हाँ, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, इसके बावजूद कि रमन सिंह जो हैं वहाँ पर सबसे लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये बात कहीं ना कहीं खटकती है कि आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी जो है कहीं पूरे मन से भी चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है। क्योंकि अगर रमन सिंह जैसे नेता उनके पास हैं और एक ये देखा गया है कि अगर एक स्ट्रांग लीडर हो तो उसके नाम पे अगर चुनाव लड़ा जाए, उसको आगे करके चुनाव लड़ा जाए, तो उसका पार्टी को फायदा ही होता है। मध्य प्रदेश की बात हुई, छत्तीसगढ़ की बात हुई, आइए अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के चुनाव में सभी समुदाय जो हैं वो किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा अभी संजीव जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि ये डब्बा बंद इलेक्शन लगता है छत्तीसगढ़ का, यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है, लगता नहीं कि वो कहीं कोई कमबैक कर पाने की परिस्थिति में है, ये उनकी ओपिनियन थी। ऐसे राजस्थान के बारे में बहुत लोगों का मानना था कि राजस्थान का चुनाव, क्योंकि राज्य की परंपरा भी है कि 5 साल में सरकार बदलती है, ये ऐसा 3-3.5 दशक में हमने हर बार होता हुआ देखा, 5 साल में इस बार भी ऐसा होगा। और जो सर्वे वगैरह आया उन्होंने भी ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतती हुई दिखाई दे रही है अभी तक के अनुमान के हिसाब से, अभी तक की परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्शन शायद बदल रहा है, कुछ क्लोज हो रहा है क्या, आज राजस्थान को लेकर के भी ये बहुत से लोगों की धारणा है कि राजस्थान उतना गैप वाला ये चुनाव उतना गैप वाला चुनाव नहीं है जितना ज्यादातर लोग मान रहे हैं।
यहां पर बीजेपी के लिए, बीजेपी को बहुत कोई ऐसा नहीं है कि वॉकओवर मिलने जा रहा है। उसके पीछे कारण जो है वो कई हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको अब अगर अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज, जातियों के पैमाने पर देखेंगे तो हमको शायद एक क्लियर पिक्चर मिल पाएगी कि आखिर क्या वाकई में ऐसा डिसाइसिव मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतजार कर रहा है क्या, जब हम 3 दिसंबर को मिलेंगे और आपके सामने चुनाव के नतीजे रखेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में हम लोग शुरुआत करते हैं अगड़ी जातियों से, राजपूत वोट से शुरुआत करते हैं, राजपूत, और उसके बाद वैश्य समाज के वोट की बात करेंगे। राजपूत वोट जिस 73% भारतीय जनता पार्टी को, 15% कांग्रेस पार्टी को। राजपूत वोट जो बीजेपी के लीडर हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी वसुंधरा राजे वो राजपूत नेता हैं, मुख्यमंत्री वो रही हैं। ऐसा आप मानते हैं कि पिछले चुनाव में कुछ नाराजगी राजपूतों की हो गई थी बीजेपी के साथ, कम से कम इस डेटा में तो वो कहीं रिफ्लेक्ट होता नहीं, और गैप भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि गैप जो है थोड़ा सा बात करने लायक कि क्या राजस्थान में राजपूतों का वोट इतना वन साइडेड हो सकता है? भावेश, मेरे ख्याल से बीजेपी को पिछली बार कुछ नुकसान हुआ था राजपूतों वोटर का, जब वहाँ पे कुछ इशूज़ हो गए थे, जैसे वसुंधरा राजे से ही शायद मेरे ख्याल से मेनली इशू था। हालांकि लोग मानते नहीं क्योंकि वो भी खुद उसी कास्ट से आते हैं, लेकिन राजपूतों का जो बीजेपी के साथ कुछ इशू हुआ था, जैसे मैंने कहा था एक गैंगस्टर थे वहाँ पे, आई फॉरगॉट हिज नेम, आनंद पाल, तो उसके वजह से एक इशू था। दूसरा जो वसुंधरा राजे का आप एक गवर्नेंस देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या था, लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि राजपूतों के अगेंस्ट होते हैं उनके ज़्यादा वहाँ पे एक मेन रोल में दे दिया था, जिसकी वजह से राजपूत कुछ नाराज थे, तो उसका बीजेपी को वहाँ पे खामियाजा हुआ था। लेकिन फिलहाल इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि राजपूत एक कंप्लीटली कंसोलिडेशन बीजेपी की तरफ दिख रही है और उसका बीजेपी को फायदा है। आप मानेंगे लगभग 40 से 45 के आसपास एक अच्छी मतलब साइजेबल जो वोट परसेंटेज है वो राजपूतों का जाता है, जिसके वजह से बीजेपी को उस पर्टिकुलर, जैसे आप उसमें जाएंगे जैसे मारवाड़ रीजन होगा, उन सब जगह पे राजपूत का बहुत अच्छा वोट है, राजपूत मारवाड़ और मेवाड़ दोनों में, तो वहाँ पे बीजेपी अच्छा करी। आप देखेंगे रीजन वाइज जब हमने डेटा देखा था उसमें भी, तो बीजेपी को यहाँ पे राजपूतों का जो एक कंसोलिडेशन है, बाकी और कम्युनिटी का है जिसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन राजपूतों का जो बीजेपी को पिछली बार जो नुकसान हुआ था वो शायद बीजेपी यहाँ से अच्छे खासे भरपाई करती हुई दिख रही है। संजीव जी तो राजस्थान में बैठे हुए, मुझे तो ये डेटा देखकर हैरानी ये हुई कि क्या कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधारी नहीं है, नेता ही नहीं है क्या राजपूतों में? एक तरफा वोट बीजेपी की तरफ दिख रहा है। संजीव जी, देखिए, एक तो वसुंधरा राजे को आपने अभी कहा कि खुद राजपूत नेता है, तो वसुंधरा राजे जिस राज परिवार से आती हैं, सिंधिया घराने से, उसको राजपूत माना जाता है। उनकी शादी है, उनका ससुराल धौलपुर राजघराना था जो जाट है, और उनकी बेटे की शादी जिनसे हुई है वो गुजर है, डॉटर इन लॉ गुजर से। तो वसुंधरा राजे के लिए बड़ा कन्वीनियंट है मामला, वो राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, तो उनमें वो ये तीनों एक तरह से निहित हो जाती है, और राजपूत जाट तो दोनों हैं ही हैं। तो और बाकी काफ़ी कुछ छत्तीसगढ़ जैसा है राजस्थान का इलेक्शन। देखिए, हम कह रहे हैं क्लोज हो गया है, मैं भी कह रहा हूँ क्लोज हो गया है राजस्थान का इलेक्शन, बट क्लोज उसी तरह से हुआ है कि अगर 2013 में कांग्रेस की 21 सीट्स आई थी 200 में से, तो उससे तो बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा, लेकिन क्या 2003 की 56 सीटों से बेहतर होगा? और बेहतर होगा तो कितना होगा, वही अभी तक मेरी नज़रों में विवाद है। क्योंकि देखिए, राजस्थान की पॉलिटिक्स बहुत एक लेवल पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है पिछले 25 साल में। कांग्रेस जब जीतती भी है बीजेपी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए और उसकी सारी नुकसानों को जनता के मन में होते, तब भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते पिछले 2 इलेक्शंस में। तो अब जब आपकी खुद की सरकार है, आप एंटी इनकम्बेंसी जितनी भी है, बहुत कम है अशोक गहलोत के खिलाफ, लेकिन जितनी भी है, तो फिर आप कैसे 100 के पार जाने की सोच रहे हैं? बीजेपी जब हारती है तब भी 75 प्लस लाती है। तो बड़ी क्लियर कट सा एक वो रुझान है, और मुझे लगता है आप ही के शब्द उधार लेते हुए राजस्थान का चुनाव भी आप डब्बा बंद चुनाव मानते हैं कि नहीं? जी, कौन सा चुनाव? नहीं, डब्बा बंद तो मैं एक जगह पिटना मंजूर है मुझे छत्तीसगढ़ के रिजल्ट पे। अब आप सारी जगह ही मुझे गलत साबित कहीं हो जाऊं मैं 3 दिसंबर को, इतना दुस्साहस नहीं करूंगा। लेकिन मेरा आकलन है, देखिए ये मेरी समझ और मेरा आकलन है, और मैं तो बिल्कुल विनम्रता के साथ स्वीकार करूंगा अगर मेरे से कोई गलती होगी, क्योंकि समझ ही तो अपनी बता रहा हूं मैं,
गलत तो हो ही सकता हूं उसमें। चलें ठीक। अभी हमने राजस्थान की बात शुरू की, राजपूत वोट से शुरुआत की। इसके अलावा राजस्थान में जाट, गुर्जर, मीणा, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, ऐसे समुदाय हैं जो अपने अपने मायनों में बड़ी प्रभावशाली हैं, बड़ी ताकतवर हैं। उनका वोट भी जो है बड़ा डिसाइसिव होता है, किसी के पक्ष में पूरी तरह तो किसी के खिलाफ तो फिर खिलाफ। स्वागत है, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सर्वे की। राजस्थान का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया और सर्वे ने बताया कि बीजेपी अपनी सरकार, अपने दम पर सरकार बना सकती है राजस्थान में। इस बार 125 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई देती है, 72 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो सीटें हम बताई जा रही हैं, किस वोट की बुनियाद पर है, किस समाज के वोट की बुनियाद पर है, जातियों का क्या वो डेटा है जो आखिर इन सीटों में तब्दील होता हुआ दिखाई देता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने राजपूत वोट की बात की थी, जो कि 73% तक लगभग एक तरफा वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। केवल 15% वोट राजपूत समाज का कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता था और ये बीजेपी के लिए शुरुआत एक अच्छी बढ़त है। इसके अलावा अगर आप बात करें वैश्य समुदाय की, जिससे हम फॉरवर्ड वोट की बात कर लेंगे पूरे की, बनिया या अग्रवाल वोट या वैश्य वोट जिसको हम कहें, तो इसमें भी आप देखेंगे कि क्लियर प्रेफरेंस है, पसंद है। 64% तक ये वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, 20% तक कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। अगर एक कोई डेटा हमारे पास है कि ये जो फॉरवर्ड कास्ट का वोट है, ये कितना है राजस्थान के अंदर? मेरे ख्याल से लगभग 20% के आसपास है, जो जनरल कास्ट में आती है वो है, जिसमें खासकर जो मारवाड़ और मेवाड़ है उसमें ज़्यादातर कंसंट्रेशन है उनका, और वही ज़्यादा पे जो राजपूत, ब्राह्मण ये सब हैं उनका ज़्यादातर असर दिखता है वहाँ पे। ठीक। इसके अलावा आगे आप अगर बात करें जाट समुदाय की, गुर्जर, मीणा, इनकी अगर आप बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ओबीसी वोट की जाट समुदाय के वोट से, तो इसमें आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग फर्क जो अभी तक जो डेटा हमने आपको दिखाया, चाहे छत्तीसगढ़ का, एमपी का भी, ये फैक्टर आपको यहां कहीं और दिखाई नहीं दिया, आपको दिखाई देगा राजस्थान के अंदर। जाट वोट डिवाइड हो रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हो रहा है ऐसा नहीं है। ये 44% तक बीजेपी के साथ है, 24% तक कांग्रेस पार्टी के साथ है, 32% ये अदर्स में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये क्या एक इंडिविजुअल उम्मीदवार या कोई ऐसी पार्टी, छोटे दल है, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है ये वोट। जाट वोट बीजेपी की तरफ सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद अन्य की तरफ जाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है हमें, सज्जन? देखिए, इसमें अगर ये जो अन्य की संख्या जितनी ज़्यादा है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अन्य वोट में सबसे बड़े जो क्लेमेंट हैं वो आरएलपी है, जो हनुमान बेनीवाल हैं, और खासकर जो शेखावटी और मारवाड़ रीजन है, इसमें उनका प्रभाव है। और जो यूथ जाट हैं उनके बीच में काफ़ी है, चूँकि काफ़ी रस्टिक लैंग्वेज और पॉलिटिक्स जो खासकर एक तरह के युवाओं को भाता है, तो इस कारण से ये वोट बीजेपी के पास सन 2000 से जब से उनको ओबीसी का स्टेटस दिया गया अटल जी के द्वारा, तब से आप देखिए कि जाटों ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्यादातर पसंद किया है। लेकिन इस बार अगर एक हिस्सा अन्य की तरफ जा रहा है, ये बीजेपी के लिए चिंता की विषय है, क्योंकि बीजेपी को अगर 5 साल के पैटर्न पे सत्ता की वापसी करनी है तो 9 से 10%, जो एकमात्र सबसे बड़ी जाति जाट है पूरे राजस्थान में, अगर उनका एक हिस्सा अन्य की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जाट वोट सध नहीं रहा है जितना सधना चाहिए, और ये बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा असहमति हुई। 2018 का डेटा आप देखेंगे ना, 2018 में बीजेपी के लिए जाट वोट बहुत चिंता की विषय थी। आप इसलिए देखेंगे जो मारवाड़ और शेखावटी दोनों में देखें तो कांग्रेस वहाँ पे आगे थी, और इसकी वजह से देखें कि जाट का लगभग अच्छा खासा वोट जो है वो आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, वो कांग्रेस को भी गया था। कांग्रेस को इसलिए गया था क्योंकि उस टाइम तक जो ये कोई क्लियर नहीं था कि कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस कौन होंगे, इसकी वजह से कांग्रेस को भी जाट ने वोट दिया था। इसकी वजह से बीजेपी का जो वोट शेयर था जाट में वो कम था, इस बार की तुलना में बहुत कम था। लेकिन जाट वोट फिर भी कांग्रेस को तो नहीं जा रहा, आपके सर्वे में ही दिखाई दे रहा है। पिछली बार की मैं बात कर, पिछली बार गया था, इस बार कुछ कम। देखिए, छोटी पार्टियां जरूर जाट वोट को हिलाएंगी, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में अगर हम देखेंगे हनुमान बेनीवाल की पार्टी है ही, साथ में अगर हम हरियाणा से देखें तो हरियाणा की एक पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है उन एरियाज़ में जहाँ जाट बहुल एरियाज़ हैं। साथ ही जो है एक उत्तर प्रदेश की पार्टी जो जाट पार्टी अपने आप, वो भी इस मैदान में है। तो ये ज़रूर है, जैसे कि मेरे सहयोगी बोल रहे थे, कि जाट वोटों के बंटने की जो संभावना है वो है। ठीक। संजीव जी, जाट वोट डिवाइड होता हुआ, अगर वोट का बंटना किसी को कहते हैं तो वो जाट वोट दिखाई दे रहा है जैसे डिवाइड हो रहा है राजस्थान में। बिल्कुल, लेकिन वो बाय एंड लार्ज कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। जैसे अभी
सब लोग कह रहे हैं आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है उस वेस्टर्न राजस्थान के अंदर और थोड़ा शेखावटी बेल्ट में, क्योंकि वो उसका बड़ा एक आक्रामक और जैसे अभी सज्जन जी ने कहा वो उस तरह की भाषा और शैली एक जाट वाली हनुमान बेनीवाल रखते हैं, जिससे युवा समर्थक उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन अब की बार नागौर में ज्योति मिर्धा को लेके आई है बीजेपी कांग्रेस छुड़वा के, तो उसका कितना असर पड़ता है ये भी 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। कुछ जेजेपी ने कुछ जगह इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, मतलब घर के अंदर ही दूसरा जाट जना लड़ रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ, तो जाट वोट जो एक दूसरे को शायद कैंसिल करेगा। और 2018 की बात भावेश ने बिल्कुल कही सही, क्योंकि एक सीएम पे अनिश्चितता थी और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो जाट वोट अच्छा कांग्रेस को पड़ा था। इस बार एक पुराना इतिहास है जाटों का और अशोक गहलोत का, तो उसकी वजह से जाट वोट छिटकेगा कांग्रेस से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है, लेकिन कई जगह बंटने की वजह से शायद उस तरह का निर्णायक रोल नहीं प्ले कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में जाट वोट नहीं मिलेगा जितना 2018 में मिला था। जी बिल्कुल, ये सर्वे के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं गुर्जर वोट की। हम जिक्र हुआ यहाँ सचिन पायलट का, गुर्जर वोट देखिए, इसमें आपको क्या सचिन पायलट के होने का महत्व जो है कांग्रेस पार्टी के लिए वो नजर आता है? तो बिल्कुल नजर आता है। 63% जो है गुर्जर वोट वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। 27% भारतीय जनता पार्टी की ओर ये जो गुर्जर वोट है वो ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव जी, ये बड़ी एक ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर वोट पिछले इलेक्शंस में 2018 में तो 63 कांग्रेस के लिए, क्योंकि तब उनको ऐसा लगता था कि हमारा नेता सीएम बनेगा। इस बार गुर्जर वोट सचिन पायलट को देख रहा है, लेकिन साथ ही कांग्रेस से नाराज है कि पिछले साल 5 साल में हमारे नेता को नहीं बनाया। अब नेता फिर से अपील कर रहा है, कितने मन से अपील कर रहा है, उसका वोटर, उसका सपोर्ट बेस क्या सोच रहा है कि अगर फिर कांग्रेस जीत गई तो अशोक गहलोत ही बन जाएंगे तो हमारे नेता क्या होगा। तो ये इस चुनाव की पहेलियों में से एक है कि गुर्जर क्या कांग्रेस के पक्ष में अब भी वोट करेगा या कांग्रेस से नाराजगी दिखाते हुए और कम से कम पहले ये सरकार तो बाहर हो, हमारे नेता के रास्ते का रोड़ा तो हटे, उस हिसाब से वोट करेगा। इसका उत्तर नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये एक दिलचस्प बात है और ये थोड़ी पहेली सुलझेगी। नहीं, लेकिन देखिए सचिन पायलट वैसे तो अब ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, उनके और गहलोत के बीच में कांग्रेस पार्टी यही दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है, आप सचिन पायलट फैक्शन कह लीजिए या उनके समर्थक कह लीजिए, वो ये देने में वो कोशिश तो की, कामयाब हुए कि नहीं पता नहीं, कि भाई ये कम से कम गहलोत साहब का तो बतौर गहलोत साहब के लिए आखिरी चुनाव है बतौर सीएम, नतीजा कुछ भी हो। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं आखिरी चुनाव है बतौर सीएम? आज ही सचिन पायलट का बयान आया है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस सर अब यही कह सकते हैं, वो इससे ज्यादा खुल के और क्या कहेंगे? अशोक जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो नहीं, मैं तो खुल के कह सकता हूं, मैं तो एंकर नहीं हूं। तो मतलब गुर्जर वोट के साथ समस्या है कि अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो फिर सचिन कहीं पीछे नहीं रह जाए और अशोक जी बन जाए, तो वोट करें, रिपीट करें कि ये 5 साल भी निकल जाने दे और दूसरी पार्टी को लाएं। ये इसका उत्तर नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये गुर्जर कौम में बड़ी चर्चा का विषय है कि उनका वोट स्ट्रेटेजिकली क्या पड़ना चाहिए, इस बार किस तरफ पड़ना चाहिए। और क्या ठीक सज्जनी, क्या सचिन पायलट क्या वैसा होल्ड रखते हैं इस वोट पर? नहीं, हमारा जो थोड़ा बहुत जो गुर्जर कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसमें क्लियरली है कि अगर गुर्जर वोट मिल रहा है कांग्रेस को तो सचिन पायलट से की नाराजगी के बावजूद मिल रहा है, सचिन पायलट के प्रयासों के कारण नहीं हो रहा है। पहला तो ये कारण क्या है कि गुर्जर निश्चित तौर पे एक तबका नाराज है, लेकिन दूसरा ये भी देखिए कि गुर्जर कम्युनिटी जो है वो हर मामले में पिछड़ा हुआ है। वो मीणा कम्युनिटी एसटी है लेकिन काफी ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी है, इस तरह की स्थिति उनकी नहीं है। तो जो वेलफेयर स्कीम्स है और बहुत कुछ है, इसका उनको लाभ मिला है। तो ये जरूर है कि बहुत ही उत्साह के साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमें लग रहा है कि सचिन पायलट की मामले की नाराजगी के बावजूद गुर्जर जो है कांग्रेस को प्रेफर कर रहे हैं। तो श्रेय सचिन पायलट को नहीं जाना चाहिए, गहलोत साहब की जो पॉलिसीज हैं उसको जाना चाहिए। सचिन पायलट एंड गुर्जर वोट, राहुल जी।
देखिए, गुर्जर वोट लगभग 35-40 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनको अफेक्ट करता है। और ये भी जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि पिछली बार जब वोट हुआ था तो ये सोच के वोट हुआ था कि जो है सचिन पायलट जो हैं वो जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उनके लिए वोट किया गया था। लेकिन बाद में जब ये सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने या उनको नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को एक झटका ज़रूर लगा है। और वो झटका कितना असर देता है और कितना वोट जो है कांग्रेस से छिटकता है, ये देखने की बात है। चलिए, जाट वोट की बात हुई, गुर्जर वोट की बात हुई, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे माली वोट की, जिस कम्युनिटी से आते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब उनकी कम्युनिटी, जहां तक तादाद का सवाल है तो शायद बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर उस कम्युनिटी से आता है तो उसका एक इंपैक्ट बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे माली वोट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 84% उम्मीद ही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ, 12% वो बीजेपी की तरफ ये वोट करता हुआ दिखाई देता है। इसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितनी, अगर भावेश के पास डेटा है तो हम जान लेंगे उनसे। अभी इसके साथ साथ अदर ओबीसी की बात कर लेते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट जो है वो कैसे डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको दिखाई देगा अदर ओबीसी में लगभग डिवीजन जो है बराबरी का, 45% भाजपा, 42% कांग्रेस पार्टी की ओर जो है अदर ओबीसी वोट जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखें तो जाट वोट प्रॉपरली डिवाइडेड, बीजेपी को सब नंबर 1 वोट, फिर अदर्स को, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को। गुर्जर वोट की आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी क्लियर प्रेफरेंस दिखाई देती है। माली वोट अगर आप दिखाई दें, हमने इसकी खास बात अलग से इसलिए क्योंकि सीएम है इससे, तो 84 वोट, 84% ये कांग्रेस पार्टी के लिए। अदर ओबीसी वो उसमें आपको एक स्लाइट एज दिखाई देगा बीजेपी के लिए। तो ओबीसी वोट ओवरऑल इस अम्ब्रेला, ये जो अम्ब्रेला वोट है, किस ओर आप बताएंगे राजस्थान में? देखिए, पहले तो माली की बात कर लेते हैं, जिस कम्युनिटी से सीएम आते हैं। उनकी आबादी 2.36% के पास, मेरे पास जो डेटा उसके अकॉर्डिंग आती है। और एक ऑब्वियस चॉइस है कि वो उन्हीं को वोट जाएंगे, क्योंकि उनके कम्युनिटी से कोई सीएम बनना है तो उनको तो वोट जाता ही है। जहाँ तक गुर्जर की बात है, गुर्जर की देखिए कंसंट्रेशन वोट है वहाँ पे लगभग ढूढ़ार इन सब जगह पे ज़्यादा है, और 4% के आसपास उनकी आबादी है। देखिए, बीजेपी का पूरे राजस्थान में, जैसे आप ओवरऑल पूरा हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो बीजेपी पूरे ओबीसी में जो कुछ कम्युनिटी छोड़ के, जैसे कि आप देखेंगे ये माली कम्युनिटी छोड़ दीजिए, उन सब छोड़ के बीजेपी अच्छा खासा पैठ रखते हैं वहाँ पे। और इसी का नतीजा आप देखेंगे, बीजेपी वहाँ पे, जैसे संजीव जी भी कह रहे थे, बीजेपी भले हारती भी है राजस्थान में, तो बीजेपी का सीट लगभग 75-70 के आसपास रहता है, और जीतती है तो बड़ी जीत लेके आती है हमेशा, 125, 140, 45 ऐसे आसपास। तो बीजेपी का वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड है। एक तो जनरल कास्ट में जो लगभग 20-22% के आसपास जो जनरल कास्ट है, उसमें लगभग क्लीन स्वीप करते हैं। हालांकि 2018 में उससे थोड़ा नुकसान हुआ था, जो राजपूत वगैरह नाराज थे। लेकिन बाकी कास्ट, बाकी ओबीसी हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि जो अलग अलग कास्ट में भी देखेंगे बीजेपी कुछ ना कुछ अच्छा करती जा रही है वहाँ पे। जी ठीक। एक चीज की हमने अब तक क्योंकि चुनाव में चर्चा नहीं की है, ओबीसी पर जब बात करते हैं खासतौर पर, तब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, खुलकर वो इस बात को कहते हैं, उनकी पार्टी इस बात का प्रचार करती है। संजीव जी, ये ओबीसी वर्ग के लिए आपको लगता है ये रिलेट करने वाला एक मुद्दा है, और क्या प्राइम मिनिस्टर से वो इस लेवल पर भी कनेक्ट होते हैं? देखिए, मैं चलिए पहले आपकी बात का उत्तर देने का प्रयास करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हर इलेक्शन में एक फैक्टर है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि और ओबीसी के सभी कम्युनिटीज उनसे रिलेट करती हैं इस पूरे उत्तर भारत के एरिया में, लेकिन विधानसभा में कम करती हैं, लोकसभा में ज़्यादा करती हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत ही अहम फर्क हो जाता है। जहाँ तक इससे पहले जो माली समाज की बात हो रही थी, उसमें मेरी छोटी सी टिप्पणी है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि माली वोट कंसोलिडेट होकर अशोक गहलोत के पक्ष में पड़ रहा है। इससे पहले इलेक्शंस का आप डेटा निकाल लिए, माली समाज ने ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट किया है। लेकिन इस बार चूंकि इस तरह का कंसोलिडेशन हुआ कि गुर्जर अशोक जी के खिलाफ हैं और वो पायलट के साथ हैं, और ये ऐसे हो रहा है और वो ऐसे हो रहा है, तो ये जो उसकी वजह से पहली बार माली सम्मेलन, खुद अशोक गहलोत उसमें शिरकत कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में ही 2 माली समाज के सम्मेलन हुए, एक तो कल परसों ही हुआ था। तो ये पहली बार है कि माली समाज एक पीछे खड़ा हो गया अशोक जी के झंडा लेके, जो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता था। और ये है 2.6% ही, लेकिन क्या है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2, 4, 5, 7 हज़ार, 8 हज़ार हैं। तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग और निर्णायक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अहम वोट बैंक हो जाता है, जो इस चुनाव में पूरी तरह से अशोक गहलोत के पीछे खड़ा हो गया है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात है। आइए अब बात करते हैं जो ट्राइबल वोट है, जनजातीय वोट है राजस्थान का,
वो कैसे दिखाई देता है खड़ा हुआ, किसके पीछे? मीना समाज की काफी चर्चा भी हुई थी, शुरुआत आई मीना समाज के वोट से ही करते हैं। तो मीना समाज में आप देखेंगे 65% तक वरीयता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई देती है और 18% वोट केवल कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई देता है, अन्य के लिए 17%, कांग्रेस के लिए 18%, भारतीय जनता पार्टी के लिए 65% वोट दिखाई देता है। अभी भावेश सज्जन कह रहे थे कि ये वोट जितना भी हो लेकिन पावरफुल वोट है, पावरफुल पोजीशंस में बैठा हुआ भी वोट है और उसकी प्रेफरेंस भारतीय जनता पार्टी बड़ी क्लियर है। देखिए सौरभ जी, इसमें मेरी भावेश जी से बाकी डाटे में सहमति है, इस मामले में मेरी थोड़ी असहमति, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि राजस्थान का चुनाव जो है वो क्लोज है और अंत में क्या होगा। कारण ये है कि मेरे हिसाब से जो मीणा है, हालांकि किरोड़ी लाल मीणा है, उनको मैदान में काफ़ी उपयोग भी उनका भाजपा कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे मीणा हो चाहे मेवाड़ में भील हो, इनके बीच में जहां तक मेरी समझ है उसमें कांग्रेस को लाभ होना चाहिए। और इस कारण से ये जो मीणा और एसटी वाला डेटा है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, शायद भावेश जी इसको और स्पष्ट करें कि वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो मीणा केवल मजबूत ही नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा के बावजूद जहां तक हमारा अनुभव है इस बार कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। कोई विशेष वजह इसकी? कांग्रेस के कोर वोटर रहे हैं, कोर वोटर रहे हैं जी। मैं इसके देखिए मीना जो है उनका भी सेम प्रोसेस सेम इशू है जो उसका जो जाट का था, उनका भी अशोक गहलोत से एक प्रॉब्लम रहा है, जिसकी वजह से वो, क्योंकि अशोक गहलोत ऑलरेडी प्रोजेक्टेड सीएम है और सिटिंग सीएम है, तो इसके वजह से वो कांग्रेस के खिलाफ इस बार वोट करने वाले हैं और वो अधिकतर जगह दिख रहा है। पिछली बार ऐसा हुआ था क्योंकि अशोक गहलोत प्रोजेक्टेड सीएम नहीं थे और एक उपापो की स्थिति की अशोक गहलोत बनेंगे या वो, तो मीना वोट 2018 में कंसोलिडेट कांग्रेस के पीछे हुआ था, लेकिन इस बार वो बात नहीं है। बीजेपी के जो बड़े नेता है किरोड़ी लाल मीणा बहुत मेहनत करे और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वही एक्टिव है ग्राउंड पे, आप देखेंगे बीजेपी के बाकी नेताओं की, तो बीजेपी के साथ मीना वोटर जुड़ता जा रहा है। जहां तक भील वोटर का करें तो भील वोटर में बीजेपी कांग्रेस का एज वहां पे दिखता रहा और डेटा में भी दिखेगा, जब आगे आप दिखाएंगे तो वो उसमें वहां पे कांग्रेस का एज है और वो हिस्टोरिकल डेटा है कि वहां पे कांग्रेस को वोट करती आई है। लेकिन मीना, जैसे आपने कहा, पिछली बार जरूर कांग्रेस के लिए वो कंसोलिडेट हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि उनको अशोक गहलोत से पर्टिकुलरली, जैसे मैंने कहा ना, संजीव जी भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अशोक गहलोत कि जब सीएम प्रोजेक्टेड है तो उनको जाट और मीना दोनों कास्ट उनको उस रूप में नहीं देखते। जो दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी है वहां पर प्रोमिनेंट वो भील कम्युनिटी है और भील कम्युनिटी का वोट आप देखेंगे ये कांग्रेस पार्टी की ओर ज्यादा झुकाव रखता हुआ दिखाई देता है। 46%, 32% भाजपा की ओर और अदर्स की ओर 22% दिखाई देता है। अब आपको हम जरा दलित वोट की बात करें, अगर एसटी वोट की बात करें, उसमें जाटा वोट अहम है, वो दिखाएं तो ये आपको बीजेपी कांग्रेस की ओर लगभग एक जैसा दिखाई देगा। 40% बीजेपी की ओर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ 42% वोट जाता हुआ दिखाई देता है, जाटा वोट 18% अदर्स की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो ट्राइबल वोट और एसटी वोट, राहुल जी। देखिए, जहाँ तक मीना वोट का सवाल है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मीना वोट जो है वो किरोड़ी लाल मीणा के भाजपा में जाने के बावजूद जो है वो कांग्रेस के साथ रहने की पूरी संभावनाएं हैं। वो हिस्टोरिकली जो है कांग्रेस के साथ रहा है वो वोट, और ऐसा माना जाता है, जितने भी राजस्थान में इस वक्त लोग जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं वो ये मानते हैं कि मीना वोट जो है वो जो है बाकायदा कांग्रेस के साथ रहेगा। जहाँ तक भील वोट का आपने खुद बात की है, वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट भी है और वो भी माना जाता है कि वो कांग्रेस के साथ रहेगा। अब ये बात आती है कि ट्राइबल्स में और भी इश्यूज होते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि अगर कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के साथ ही जाएगा। बहुत सारे राजस्थान के जो इश्यूज होंगे, जो लोकल इश्यूज हैं, वो इसमें काम करेंगे और वहाँ पे जिस तरह के इश्यूज हैं, जिस तरह की ट्राइबल में जो प्रोग्रेस की समस्याएं हैं, जो बाकी समस्याएं हैं, ये सब हेल्थ की समस्याएं जो इश्यूज के हैं, ये सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो काम करते हैं जब ये वोट जो है जब वोट देने की बात आती है। अब जरा राजस्थान के मुस्लिम वोटर की क्या पसंद है, कितनी किसकी ओर, ये भी जान लेते हैं। कोई यहाँ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 92% कांग्रेस पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और राजस्थान में अगर आप बात करें तो एक नहीं कई ऐसे वाक्य हो चुके हैं जहां पर आपको एक क्लैश या एक बाइनरी दिखाई दी हो हिंदू मुसलमान की, और बीजेपी ने उसको इशू बनाया है। बीजेपी ने उसको कैंपेन का हिस्सा भी बनाया है कि ये जो सरकार है अशोक गहलोत की, ये तुष्टीकरण की सरकार है। अब इससे जो बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है कि कोई काउंटर पोलराइजेशन हो
या ऐसा कोई पूरे राज्य में कोई मैसेज जाए, वैसा हो पाया है या नहीं? संजीव जी बेहतर बता पाएंगे हमको। संजीव जी। नहीं, अगेन ये आंकड़ा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस वोट, ओवैसी साहब घूम रहे हैं राजस्थान हालांकि, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दाल नहीं गलने वाली, वो कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। और राजस्थान में बाय एंड लार्ज उसका काउंटर पोलराइजेशन इतना नहीं होगा जितना कि शायद किसी और स्टेट में होता मुझे लगता है, लेकिन वो एक अंडर करंट है, एक हिंदुत्व का अंडर करंट है राजस्थान की पॉलिटिक्स में इस बार भी, खासकर शहरी इलाकों में, वो गांव और ग्रामीण इलाकों में इतना नहीं है। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता था मीना वोट के बारे में। जैसे पूरे वेस्टर्न राजस्थान में, मारवाड़ के क्षेत्र में एक ट्रेडिशनल परंपरागत राजपूत जाट पॉलिटिक्स थी, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते थे, उसी तरह पूरे पूर्वी राजस्थान में जी, जिसको भावेश की भाषा में दुंडौर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो दुंडौर से बहुत आगे तक पहुंच जाता है, भरतपुर तक, पूर्वी राजस्थान में ट्रेडिशनल राइवल मीना और गुर्जर थे। तो ये 2018 के चुनाव में पहली बार हुआ था कि मीना और गुर्जर दोनों एक छतरी के नीचे थे। उसके कई कारण थे, गुर्जर सचिन पायलट की वजह से मीना किरोड़ी की बीजेपी में वापसी हुई थी, और कुछ लोकल समीकरण ऐसे बैठे कि वो दोनों एक हो गए। तो अगर 63% गुर्जर, तो मतलब कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि गुर्जर और मीना का वोट एक साथ पड़ेगा। ठीक ठीक, क्योंकि हर इलाके में उनका क्लैश कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। अब तो देखिए ये डेटा जो है अलग अलग जातियों का वो अलग था, भावेश ने कलेक्ट किया, और ये हाँ, और पूर्वी राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्वी राजस्थान में लार्जली सचिन पायलट के चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना को देखते हुए 39 में से 36 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो उस तरह की परफॉर्मेंस तो रिपीट होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब सर बहुत कुछ जो है 3 दिसंबर के लिए छोड़ देना पड़ेगा। मैं वही कह रहा था कि ये जो इतना माइन्यूट डेटा है वो भावेश की टीम ने कलेक्ट किया, बड़ी मेहनत का काम है, और वो जोड़ के फिर ये जो सीटों के आंकड़े हैं वो हम लोगों ने आपके सामने रखे हैं। अभी तो 3 दिसंबर को पता चलेगा जो नूह की घटनाएं हुई हैं सौरभ, जो नूह की घटनाएं हुई हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता, जब अगर AIMIM जो है वहां पर आसपास के इलाकों में बाकायदा प्रचार कर रहा है, तो नूह की घटनाओं के बाद मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटों पे असर आएगा। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, राहुल महाजन जी आपका, सज्जन आपका, भावेश आपका बहुत धन्यवाद आज स्टूडियो में आने के लिए। आज समय इतना ही था।